चलो शुरू करते हैं। CGPSC ACF या CGPSC फॉरेस्ट रेंजर के लिए मैं फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ और ये लेक्चर नंबर 18 है। आज हम लोग देखेंगे अर्थ्स मैग्नेटिज्म, पृथ्वी के चुंबकत्व। ठीक है, इस बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। देखिए, एक चीज़ मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ, एक नाम आप लोग नोट करेंगे। जैसे लिखा रहेगा टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जियो मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म या जियो मैग्नेटिज्म क्या है, तो जो हम अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ाई करेंगे उसी को ये बोलते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म या जियो मैग्नेटिज्म। ठीक है, जिस ब्रांच में हम लोग अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, फिजिक्स के जिस ब्रांच को में उसको हम लोग ये बोलते हैं टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म या जियो मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये नाम आप लोग लिख लेंगे। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं मैग्नेटिज्म के बारे में। कुछ बेसिक स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भाई। उसके बाद हर चीज़ को डिफाइन करेंगे। ये हमारा अर्थ है, लगभग स्फीयर जैसा बनता है। ठीक है, अब आप अगर यहाँ पे एक कंपास लेके आते हैं, ठीक है, अब यहाँ डायरेक्शन हम लोग बना लेते हैं। पहले हम लोग डायरेक्शन कैसे बनाते हैं, तो मान लीजिए ये ऐसा रखिए, अर्थ इधर में डाल देते हैं। ठीक है, डायरेक्शन हम लोग कैसे बनाते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं कि सूरज किधर से निकल रहा है। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग ईस्ट वेस्ट का डायरेक्शन दे देते हैं। सूरज किधर से निकल रहा है आप देखिए, और ईस्ट वेस्ट का डायरेक्शन दे दीजिए, ईस्ट वेस्ट। अब इस पे एक परपेंडिकुलर खींचिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ साउथ। बात समझ आ रही है, क्या हो गया, नॉर्थ साउथ। अब इसी को हम लोग यहां पे लगा देते हैं, ऐसे डायरेक्शन लगा देते हैं। ये क्या है, वेस्ट, ये क्या है, ईस्ट। इसको मिटा देता हूं। ये हो गया हमारा नॉर्थ और ये हो गया साउथ। ठीक है, तो अब एक एक करके हम लोग देखते जाते हैं। एक एक मैं आपको पॉइंट लिखाऊंगा, उसके बाद मैं उस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। अच्छा, उससे पहले अच्छा ठीक है, बाद में ही बता देंगे। पहला आप लोग लिखेंगे जियोग्राफिकल एक्सिस। लिखिए जियोग्राफिकल एक्सिस, या इसी को क्या बोलते हैं, भौतिक अक्ष। भौतिक नहीं, सॉरी, भौगोलिक अक्ष। ठीक है, अब आप देखिए भौगोलिक अक्ष क्या है। तो जियोग्राफिकली हमने देख लिया कि नॉर्थ यहाँ है, साउथ यहाँ। अब ये नॉर्थ और साउथ को जो एक पॉइंट मिलाएगा, ठीक है, ये इमेजिन कीजिए कि ये हमारा स्फीयर है। ठीक है, अर्थ है हमारा, है ना, स्फेरिकल शेप में ये अर्थ है हमारा। अब इसमें हम लोग डायरेक्शन देख लें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये इसके अबाउट रोटेट करता है, इसके अबाउट रोटेट करता है, नॉर्थ साउथ के अबाउट ऐसे ऐसे घूमता है ना। वो देख लीजिए डायरेक्शन कैसे घूमता है, तभी तो सूरज निकलता है या डूबता है। आपको दिखता है कि पूरब से निकल रहा है, पश्चिम में डूब रहा है ना। तो ये घूमते रहता है, ऐसे ऐसे घूमते रहता है। तो जिस एक्सिस के अबाउट घूमता है, या नॉर्थ से साउथ को आप मिला दीजिए अर्थ के सेंटर से, ये अर्थ है, अर्थ के सेंटर से होते हुए मिला दीजिए, तो वो एक्सिस क्या कहलाता है, जियोग्राफिकल एक्सिस। यही वाला एक्सिस क्या कहलाएगा, जियोग्राफिकल एक्सिस कहलाएगा। ठीक है, जियोग्राफिकल एक्सिस कहलाएगा ये वाला एक्सिस। अब आता है, ठीक है, नोट करेंगे, ये हमारा अर्थ है। नोट क्या करेंगे, इसको समझिए, ये हमारा अर्थ है, हम लोग लगा लिए इधर ईस्ट वेस्ट सूरज के डायरेक्शन को देख के।
तो उसके 90 डिग्री पे क्या होगा, नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब नॉर्थ साउथ को मिलाने वाला जो लाइन है अर्थ के सेंटर से होके जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जियोग्राफिकल एक्सिस। ठीक है, जियोग्राफिकल एक्सिस उसको बोलेंगे। अब इसके बाद आता है मैग्नेटिक एक्सिस। इसके बाद ये समझ गए आप लोग, ये जियोग्राफिकल एक्सिस है। अब इसके बाद आता है मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस को हिंदी में क्या बोलेंगे, चुंबकीय अक्ष। ठीक है, चुंबकीय अक्ष। अब चुंबकीय अक्ष क्या होता है, तो अब जब आप यहां पे एक कंपास लेंगे, कंपास क्या होता है, उस पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिखा रहता है और उसमें निडल रहता है बीच में। एक साइड ये रेड से रंगा रहता है, ये नॉर्थ ये साउथ। अब आप जब इसको ला के रखते हैं तो नॉर्थ ऐसा डायरेक्शन बनाता है इधर और साउथ इधर बताता है। अब देखिए इसमें होता क्या है, नॉर्थ जिधर दिखाता है कंपास का उधर हम बोलते हैं कि नॉर्थ है। अब हम लोग देखते हैं ये जो नॉर्थ है ना, अगर हम यहाँ से चलते जाते हैं डायरेक्शन रखते जाते हैं तो ये जो नॉर्थ है आपके कंपास का, मैग्नेट का जो नॉर्थ है वो इस नॉर्थ पे नहीं पहुँचता है, इससे थोड़ा सा बगल में रहता है, इससे ऐसा टाइप का। ठीक है, थोड़ा सा उससे बगल में रहता है। ये एंगल शायद कुछ 11 पॉइंट समथिंग ऐसा ही कुछ होता है, 11 पॉइंट समथिंग शायद कुछ होता है। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, याद नहीं आ रहा है मेरे को। हाँ, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ये होता है 11.3 डिग्री। ठीक है, ये नॉर्थ कौन सा है आपका, जियोग्राफिकल नॉर्थ है, और ये भी नॉर्थ बता रहा है, ये आपका मैग्नेटिक निडल बता रहा है नॉर्थ, ऐसा टाइप से ये बता रहा है नॉर्थ। ठीक है, तो ये इस नॉर्थ को नहीं बताता है, उससे थोड़ा सा 11.3 डिग्री हट के बताता है। बात समझ आ रही है, ये आप लोग इसको नोट करेंगे। अब देखिए इसको मैं लिखने वाला हूं NG और इसको मैं लिखने वाला हूं SG। नीचे क्या आ रहा है, NG SG। ठीक है, ये क्या है, जियोग्राफिकल नॉर्थ, अर्थ का जियोग्राफिकल नॉर्थ। ये क्या है, अर्थ का SG, जियोग्राफिकल साउथ। अब ये देखिए इसको मैं लिख रहा हूं NM, मैग्नेटिक नॉर्थ। इसको मैं लिख रहा हूं SM, मैग्नेटिक साउथ। ये सब आप लोग याद रखेंगे कि जियोग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में 11.3 डिग्री का एंगल बनता है लगभग। कहीं कहीं पे 11.5, 11.6 भी किसी किसी बुक में लिखा रहता है। ये NCERT के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ 11.3 डिग्री होता है। ठीक है, अब ये देखिए जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट होता है, किस एक्सिस के अबाउट रोटेट होता है, तो जियोग्राफिकल एक्सिस। जियोग्राफिकल एक्सिस बता दिया मैंने, ये है। अब आता है मैग्नेटिक एक्सिस। तो ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल से, NM मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, SM मतलब मैग्नेटिक साउथ पोल, NG मतलब जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, SG मतलब जियोग्राफिकल साउथ पोल। तो जियोग्राफिकल एक्सिस क्या होता है, जो जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल से होके जियोग्राफिकल साउथ पोल तक जाए। ठीक है, जिसके अबाउट रोटेट हो रहा है। ठीक है, और मैग्नेटिक एक्सिस क्या होगा, ये है आपका मैग्नेटिक एक्सिस, चुंबकीय अक्ष। ठीक है, ये क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस, चुंबकीय अक्ष। कौन है, जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से होके मैग्नेटिक साउथ पोल, मतलब जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल से होकर जाए, एक सेकेंड, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल से जो एक्सिस होके जाए उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक एक्सिस, चुंबकीय अक्ष। ठीक है, मैग्नेटिक एक्सिस, चुंबकीय अक्ष। अब हम लोग बात करेंगे इक्वेटर के बारे में। ठीक है, ये नोट कर लेंगे आप लोग। ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ से होकर जो एक्सिस जाएगा उसको क्या बोलेंगे, ज्योग्राफिकल एक्सिस। और मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ से होकर जो एक्सिस जाएगा उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक एक्सिस, उसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है,
अब हमारा आता है पहले लिखा जाए जियोग्राफिकल इक्वेटर। ठीक है, जियोग्राफिकल इक्वेटर हिंदी में क्या बोलेंगे? भौगोलिक निरक्ष। भौगोलिक निरक्ष। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा। चौथा क्या होता है? मैग्नेटिक इक्वेटर। चुंबकीय निरक्ष। ठीक है, अब देखिए, पहले ये आप लोग समझेंगे तो वो भी समझ जाएंगे। अब जियोग्राफिक इक्वेटर क्या है? तो जो आपका जियोग्राफिकल एक्सिस है उससे होते हुए एक लाइन खींचिए और उस लाइन से होते हुए इस स्फीयर को काट दीजिए। मतलब अगर आप इसको काटेंगे तो कुछ ऐसा अर्धगोला बनेगा, हेमीस्फीयर इस टाइप का बनेगा। ये ऐसा काटिए इसको तो ये क्या हो गया? ये कुछ यूं बनेगा ऐसे। ठीक है, मतलब हम क्या बोलेंगे? एक प्लेन जो ज्योग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर रहे। ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर ऐसा काट दे इसको। ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? ज्योग्राफिकल इक्वेटर कहलाएगा ये। ठीक है, अब देखिए मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है, तो सेम दिमाग लगाना है। अब हमको मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर खींचना है। ये क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर आप काटिए, इसके परपेंडिकुलर काटिए तो जो आधा प्लेन मिलेगा, जो जाता हुआ प्लेन मिलेगा, ऐसा जाएगा ना। इसके लिए कैसा जाएगा? ऐसा जाएगा। तो ये प्लेन क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक इक्वेटर। और जो ज्योग्राफिकल एक्सिस को काटता हुआ जाएगा, ये वाला जो आपको दिख रहा है प्लेन, ये क्या कहलाएगा? ज्योग्राफिकल इक्वेटर। ठीक है, ये इक्वेटर आप लोग समझ गए, इसको नोट करेंगे, सब दिमाग में नोट करते जाइए। 4 हो गया। अब देखिए 5वां देखते हैं, 5th क्या है। अब हम लोग देखेंगे मेरिडियन क्या होता है। देखिए, तो मेरिडियन भी पहले 5वां जियोग्राफिकल मेरिडियन। ठीक है, या इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? भौगोलिक याम्योत्तर। हाँ ठीक है, इसको आप लोग देख लेंगे थोड़ा नाम। 6ठा क्या होगा? मैग्नेटिक मेरिडियन। ये सारी चीजें अच्छी समझ आने चाहिए। चुंबकीय याम्योत्तर, खतरनाक नाम है हिंदी में, है ना? रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ ठीक है। अब देखिए, अब मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनिए। अब हम लोग पहले इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या है? हमारा ज्योग्राफिकल एक्सिस है, भौगोलिक अक्ष। अब आपको मान लीजिए कोई भी पॉइंट P है यहाँ पे, कोई भी पॉइंट P है यहाँ पे। अब इस पॉइंट पे आपको ज्योग्राफिकल मेरिडियन निकालना है। तो ज्योग्राफिक एक्सिस से होते हुए एक प्लेन खींचिए आप। ज्योग्राफिक एक्सिस से होते हुए आप एक प्लेन बनाएंगे। ये बनाया मैंने प्लेन ज्योग्राफिक एक्सिस से होते हुए, जो इस पॉइंट से भी होके जाए। ये देखिए, मान लीजिए कि ये ज्योग्राफिक एक्सिस है, यहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है। तो यहां से होते हुए ऐसा एक प्लेन खींचेंगे। किस टाइप से खींचेंगे? पॉइंट है यहां पे,
ये एक्सिस है हमारा, ज्योग्राफिक एक्सिस है और पॉइंट है यहाँ पे, तो इससे होते हुए एक प्लेन खींच दिए ऐसे, ये हो गया प्लेन। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, जो ज्योग्राफिक एक्सिस से होते हुए जिस पॉइंट पे आपको लोकेशन चाहिए, ज्योग्राफिक एक्सिस से होकर जिस पॉइंट पे आपको लोकेशन चाहिए उस पॉइंट पे, ये ज्योग्राफिक एक्सिस से होते हुए उस पॉइंट पे एक प्लेन बना लीजिए। ज्योग्राफिक एक्सिस और ये पॉइंट होते हुए एक प्लेन बना लीजिए। अगर ये पॉइंट यहाँ रहेगा तो प्लेन ऐसा बनेगा, अगर ये पॉइंट यहाँ रहेगा तो प्लेन ऐसा बनेगा, अगर ये पॉइंट ऊपर रहेगा तो प्लेन किस टाइप से बनेगा, इस टाइप से कुछ बनाएंगे हम प्लेन। बात समझ आ रही, ऐसे बनाएंगे प्लेन। अगर ये पॉइंट इधर कहीं पे है तो प्लेन ऐसा बनाएंगे। तो ज्योग्राफिक एक्सिस से होके जो प्लेन जाएगा जहां पे आप हैं, मान लीजिए आपका घर, आप ये है ज्योग्राफिक एक्सिस, ये है ज्योग्राफिक एक्सिस, और आपका घर है यहाँ पे और आपके दोस्त का घर है यहाँ पे। आपका घर यहाँ है, आपके दोस्त का घर यहाँ है। तो अब अगर आप ज्योग्राफिक मेरिडियन बनाइएगा तो आप ज्योग्राफिक एक्सिस से होते हुए अपने घर तक एक प्लेन खींचिएगा, ये ज्योग्राफिक मेरिडियन हो गया। अब आपके दोस्त का ज्योग्राफिक मेरिडियन कैसा होगा, तो इसी एक्सिस से, ज्योग्राफिकल एक्सिस से होके उसके घर तक एक प्लेन बना दीजिए। बात समझ आई, तो ये क्या हो गया, ज्योग्राफिक मेरिडियन हो गया। अब हमको बनाना है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन भी वैसे ही होगा। क्या करेंगे आप, मैग्नेटिक मेरिडियन के लिए क्या करेंगे, मैग्नेटिक एक्सिस से होते हुए एक प्लेन बनाइए, मैग्नेटिक एक्सिस से पास होते हुए एक क्या बनाएंगे आप, प्लेन बनाएंगे ऐसा टाइप से। ठीक है, दिख रहा है आपको दो प्लेन, एक प्लेन ऐसा, एक प्लेन ऐसा, दो प्लेन बनाया आपने। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक प्लेन ऐसा बना है और एक प्लेन ऐसा बना है। ठीक है, ये कहीं पॉइंट था। बात समझ आ रही है। तो इतना अगर ज़्यादा आप लोग नहीं घुसेंगे, पता है थोड़ा सा ये सब कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसमें आपका इमेजिनेशन पावर काम आएगा, आपको इमेजिन करना पड़ेगा। मैं आप लोग को ये बोलूँगा कि आप लोग ये तो क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको साथ में बुक को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि आपको थ्योरीज ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगी और बुक से। यहाँ तो मैं आपके लिए चीज़ों को आसान बना रहा हूँ, इस टॉपिक के लिए मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से आपके लिए चीज़ें आसान बन रही हैं। अब वो आसान बन गई है तो आप बुक उठा के देखेंगे, समझ आएगा। फिर से बता रहा हूँ, ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या है, तो ज्योग्राफिकल एक्सिस से होते हुए, ज्योग्राफिकल एक्सिस से होते हुए आप जिस पॉइंट पे आपको चाहिए डायरेक्शन, उस पॉइंट तक एक प्लेन खींचिए। मान लीजिए पॉइंट यहाँ है, ज्योग्राफिक एक्सिस यहाँ से होते एक प्लेन खींचिए, ये क्या कहलाएगा, ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहलाएगा। ठीक है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहलाएगा। और अगर आपसे मैग्नेटिक मेरिडियन पूछे तो मैग्नेटिक एक्सिस से, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, मैग्नेटिक एक्सिस से होते हुए उस पॉइंट पे आप क्या करेंगे, एक प्लेन खींच लेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन हो जाएगा। तो ये था मेरिडियन का खेल। अब और कुछ तो नहीं बच जाता है। पोल्स तो आप जानते हैं, नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ठीक है, ये सारी चीजें थी। अब आगे देखते हैं। एक दो चीज़ आप लोग नोट करेंगे, कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, या ऐसा मैग्नीट्यूड जो है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 10⁻⁻⁴ टेस्ला। कितना है, 10⁻⁻⁴ टेस्ला, या इसी को बोलते हैं 1G। जी मने गॉस। ठीक है, तो ये लगभग इतना होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, 1G, या तो आप अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को G में बोलेंगे, 1G कितना होता है, 10⁻⁻⁴ टेस्ला, या तो आप बोलिए 10⁻⁻⁴ टेस्ला है मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, परिमाण 10⁻⁻⁴ टेस्ला, या आप बोलिए 1 गॉस है। ठीक है, अब एक चीज़ और आप लोग समझिए कि जब मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो उसमें कुछ डाइपोल भी होगा, कुछ डाइपोल मोमेंट होगा, है ना। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है अर्थ का, वो आप लोग उसको नोट करेंगे, M बराबर ME लिख रहा हूँ मैं, मतलब अर्थ का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये होता है 8.0 इंटू 10⁻22 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एम्पियर
मीटर स्क्वायर। इसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता था, साउथ से नॉर्थ, ठीक है, साउथ से नॉर्थ। और ये जो है मेकिंग एंगल 20 डिग्री का एंगल बनाता है। देखिए ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, इसका डायरेक्शन आप लोगों को पता है, जस्ट पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और उसका डायरेक्शन। तो इसका जो डायरेक्शन है एंगल 20 डिग्री बनाता है विथ एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके साथ लगभग ये 20 डिग्री का एंगल बनाता है, लगभग 20 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। 1 गॉस होता है मैग्नीट्यूड, लगभग परिमाण उसका मैग्नेटिक फील्ड का, चुंबकीय क्षेत्र का, और 1 गॉस कितना होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं, ये देखिए ये हमारा अर्थ है, हम लोगों ने क्या यहाँ लिख दिया, ऐसा बनाता हूँ Ng, यहाँ क्या लिख दिया हम लोगों ने Sg। फिर हमको पता चला कि यहाँ पे क्या है Nm और यहाँ पे क्या है Sm, ठीक है। ये ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, ये ज्योग्राफिक साउथ पोल, ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल। अब अगर हम इसके फील्ड का डायरेक्शन बनाते हैं तो ये कुछ ऐसा हर तरफ से, मतलब ये गोला है ना, तो ऐसा नॉर्थ से निकला साउथ में गया, 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 नॉर्थ से निकला साउथ में गया। हर साइड ऐसा ही जाते जाता है ये, ऐसा इधर इस टाइप का कुछ हम लोग बनाए, ठीक है। ये आपको दिखाने के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। कुछ इस टाइप का बन गया ये, ठीक। अब देखिए हम लोग क्या इमेजिन करते हैं, हम लोग इमेजिन करते हैं कि ये अर्थ ऐसा क्यों कर रहा है। अच्छा, एक और टॉपिक है कि अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, क्या रीज़न है। तो उसकी जो कुछ थ्योरीज हैं वो आप लोग खुद से पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं आप लोग को बता दूं, अभी तक कोई पक्का थ्योरी नहीं मिला है इसके बारे में, अर्थ का मैग्नेटिज्म किस कारण से है, कोई सॉलिड थ्योरी अभी तक नहीं मिला है। अभी भी ये समझिए कि रिसर्च में है, जारी है इस पे खोज, अभी तक कोई पक्का नहीं मिला है, ठीक है। सब कोई कुछ कारण दिए, आप लोग पढ़ेंगे तो समझ आएगा। कुछ कारण दिए हैं सब, कोई बोला कि भाई इसके अंदर मैग्नेट है, कोई बोला घूम रहा है इस कारण से, बहुत सारा, लेकिन सब कहीं ना कहीं पे आके फेल हो जाता है, कुछ भी परफेक्ट नहीं मिला हम लोग को। तो अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं है परफेक्ट। अब आप लोग देखिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। अब ये हमारा अर्थ है, ये Ng, ये Sg। हम लोगों ने क्या इमेजिन किया कि इसके अंदर में एक बार मैग्नेट है, अब ज्योग्राफिक नॉर्थ मतलब यहाँ N और यहाँ S। अब हम लोग क्या देखते हैं कि जब हमारा कंपास रखते हैं तो ये आपको किधर डायरेक्शन बता रहा है, इधर। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो डायरेक्शन सब है ना, ऐसा हर तरफ से जो आ रहा है वो इस सरफेस के पैरेलल नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है, तो उसने बताया किधर, थोड़ा सा साइड हट के बताता है ना, ऐसा इधर बताता है थोड़ा सा, तो क्या बताया कि भाई इधर है। फिर थोड़ा सा और ऊपर गए, ऐसा बताया, हल्का हल्का झुकता जाता है ना। फिर इधर गए और इधर बताया, इधर गए और इधर बताया। अब जब यहाँ एकदम ऊपर पहुँच गए तो ये क्या बता रहा है, नीचे की तरफ। अब आप सोचिए, जो आप कंपास लिए थे वो कुछ इस टाइप का था, ये एक रेड कलर से रंगा रहता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। हम लोग सारा पढ़ाई कर लिए, सब स्टडी कर लिए हम लोग। अब हम लोग क्या देखें, दिमाग में अचानक से एक बात आया कि भाई जब हम यहाँ पहुँचे तो हमारा कंपास ऐसा बता रहा है, ये नॉर्थ, ये साउथ। मतलब वो क्या दिखा रहा है कि अर्थ के अंदर कहीं पे, उसके सेंटर पे ये नॉर्थ अट्रैक्ट हो रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन बता रहा है। हम लोग तो अभी वही लेते थे, जिधर नॉर्थ दिखाएगा उधर नॉर्थ है, ठीक है। तो अब देखिए कि यहाँ जब हम लोग कंपास रखें, हम लोग यहाँ कंपास रखें ऐसा,
तो ये बता रहा है कि इधर नॉर्थ है, तो हम लोग नॉर्थ लिख दिए थे। लेकिन अब अगर आप सोचिए ध्यान से, तो क्या ये नॉर्थ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा? नहीं करेगा। तो हम लोग के पूरे स्टडी में ये बहुत बड़ी गलती हो गई थी, ठीक है, कि नॉर्थ नॉर्थ की तरफ कैसे दिखाएगा तरीके से। अगर यहाँ नॉर्थ पोल होता तो साउथ को इधर अट्रैक्ट करना चाहिए, नॉर्थ को इधर। बात समझ आ रही? लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हो क्या रहा है? नॉर्थ इधर बता रहा है, साउथ इधर। तो मतलब हम लोग पूरी पढ़ाई गड़बड़ कर दिए इसमें, ठीक है, सब गलत कर दिए हम लोग। तो अब साइंटिस्ट लोग बोले कि अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो साइंटिस्ट लोगों ने ये किया कि अंदर में जो इमेजिनरी मैग्नेट माना है ना, चुपचाप से यहाँ पे एस लिख दिया, यहाँ पे एन लिख दिया, ठीक है। उन्होंने बोला कि नहीं यहाँ पे साउथ पोल ही है, तभी तो नॉर्थ इधर बता रहा है। अब इन सबको बदलना पड़ेगा? नहीं, नहीं बदलना पड़ेगा। बस उन्होंने ये बताया कि जो ज्योग्राफिक नॉर्थ है, जो ज्योग्राफिक नॉर्थ है वो अर्थ के मैग्नेटिक साउथ, ज्योग्राफिक नॉर्थ मतलब अर्थ का मैग्नेटिक साउथ, और ज्योग्राफिक साउथ मतलब अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ, अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या रिजल्ट निकालें? आप लोग को मैं समझा पा रहा हूँ, समझ आ रही है आप लोग को बात मेरी? विजिबल है, क्लियर है, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने बोल दिया कि भैया यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे नॉर्थ है, ठीक है। और अब हम लोग देखिए, हम लोग इमेजिन भी कर रहे हैं कि अच्छा जब ये मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रहा है तो हो सकता है इसमें कुछ बार मैग्नेट हो, तभी तो मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है। तो नॉर्थ इधर दिखा रहा, तो हम लोग क्या बता दिए, यहाँ पे नॉर्थ पोल। लेकिन अब दिक्कत क्या हुआ, थोड़ा सा हम लोग रुके और सोचें कि भाई ये नॉर्थ इधर पॉइंट कर रहा है ना। तो अगर यहाँ नॉर्थ रहता तो ये नॉर्थ नॉर्थ की तरफ पॉइंट नहीं करता। अगर यहाँ नॉर्थ रहता तो ये नॉर्थ नॉर्थ की तरफ पॉइंट नहीं करता। एक दूसरे ये नॉर्थ इसको दूर भगा देता, ये ऐसा घूम जाता, नॉर्थ ऊपर चला जाता, साउथ नीचे, तो सब गड़बड़ हो गया। तो हम लोगों ने क्या बोला कि ये नॉर्थ नहीं है, लेकिन इसको हम लोग ज्योग्राफिक नॉर्थ रहने दिए। ये नॉर्थ जो ऊपर में अब हमको दिख रहा है, ये हमारा अर्थ, ये नॉर्थ, ये साउथ, कौन सा? ज्योग्राफिक, और ये कौन सा रखिए आप इसको? ज्योग्राफिक साउथ, ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ। तो ये ज्योग्राफिक नॉर्थ या साउथ है, अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ नहीं है। अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ कहाँ है? तो अर्थ का मैग्नेटिक साउथ उसके नॉर्थ के पास है, और उसका नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ, अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ उसके साउथ के पास है। अर्थ का मैग्नेटिक साउथ उसके ज्योग्राफिकल नॉर्थ के पास है, और अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ, अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ उसके ज्योग्राफिकल साउथ के पास है। फिर से एक बार बोल रहा हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ये मैं पहले ही क्लियर कर सकता था, लेकिन जैसे हम लोग पढ़े हैं वो चीज़ जैसे आपको बुक में दिया गया ना, पहले क्या चीज़ आई उस हिसाब से दिया गया, वो डायरेक्ट मैं बता सकता था। लेकिन अब यहाँ हम लोग दिमाग चला के हम लोग देख रहे हैं कि भाई नॉर्थ, जैसे हम यहाँ ऊपर पहुँचे ना, तो नॉर्थ हमारा नीचे बता रहा है कि कहीं अर्थ के सेंटर पे कहीं पे है, ऐसा नीचे अंदर की तरफ। कि अब आप खोद के अंदर जाइए, है ना, खोदिए मिट्टी, जाइए अंदर, देखिए आपको नॉर्थ मिलेगा। तो हम लोग सोचे कि भाई हम लोग तो यहाँ नॉर्थ लिए थे, अब ये नॉर्थ नॉर्थ की तरफ कैसे डायरेक्शन दिखा रहा है? वो तो नहीं दिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब यहाँ भी नॉर्थ है और यहाँ भी नॉर्थ है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब ये इसको दूर भगा देगा। ये घूम के क्या हो जाना चाहिए, कुछ इस टाइप का हो जाना चाहिए, नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे। भाई यहाँ नॉर्थ है तो ये नॉर्थ को दूर भगाना चाहिए ना, लेकिन दूर नहीं भगा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे नॉर्थ नहीं है, साउथ है। तो अब हम लोग सब, इतना सारा बुक आ गया था, सबको मिटा के यहाँ साउथ कैसे लिखते? तो बस याद रखने के लिए हम लोग ये बोल दिए कि अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ जहां है वहां पे अर्थ का मैग्नेटिक साउथ है, और अर्थ का ज्योग्राफिक साउथ जहां पे है वहां पे अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ है। तभी तो निडल, आप ऐसा जा रहे हैं, निडल दिखा रहा है, ये देखिए मेरा डायरेक्शन निडल का, या इसको रखिए डायरेक्शन नॉर्थ पोल ना, नॉर्थ ऐसा ऊपर बताया, ऊपर बताया, ऊपर बताया, ऊपर बताया, ऊपर बताया। जब यहाँ ऊपर पहुंच गए तो अंदर की तरफ, मतलब ऐसा बताया, फिर थोड़ा सा ऐसा बताया, फिर थोड़ा सा ऐसा बताया, फिर थोड़ा सा ऐसा बताया, फिर ऊपर सीधे आ गए तो एकदम नीचे बता रहा है। बात समझ आ रही? ऐसा अंदर खोद के जाइए आप। हम लोग सोचे भाई ये तो नॉर्थ है, अगर यहाँ कहीं पे नॉर्थ है तो ये नॉर्थ नॉर्थ को तो अट्रैक्ट नहीं करेगा, मतलब यहाँ साउथ होना चाहिए। तो ये हम लोग ये रीजन दे दिए। बात समझ आई?
ये हम लोग दे दिए। अब एक दो और जानकारी की बात कर लेते हैं। देखिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये अब मैं आप लोग को बता देता हूं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। तो देखिए ये जो हमारा अर्थ है, ये जो हमारा अर्थ है, 2 बार इसको मैं बना रहा हूं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरे स्फीयर पे, ये हमारा क्या था, इक्वेटर था, पूरे स्फीयर पे ऐसा हम लोग गोल गोल लाइन खींच सकते हैं। ऐसा लाइन खींच दिया, ठीक है। ऐसा लाइन खींच दिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब इसी में एक बार मैंने यही गोल गोल लाइन खींच रहा हूं मैं, लेकिन ऐसा लंबा लंबा खींच रहा लाइन। ये क्या कहलाएगा, लैटिट्यूड, और ये क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये आप समझ लीजिए कि किसी भी पॉइंट का हमको कुछ एड्रेस चाहिए कि यहाँ पे क्या है, कुछ लोकेशन आप बताइए, तो एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का यूज, ये कोई भी लोकेशन पता करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको कैसे इंपॉर्टेंट है। अब जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ, ये क्या बता रहा है, लैटिट्यूड, और यहाँ क्या लिखते हैं 90 डिग्री साउथ। इसको हम लोग क्या किए, 90 90 90 90 करके डिवाइड कर दिए। ये 90 डिग्री, 90 ऐसा लाइन खींच दिया पूरा, इधर 90 डिग्री, बात समझ आ रही है, ऐसा 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 करके 90 लाइन खींच दिए, ऐसा ऐसा करके नीचे लाइन 90। अब ये आप लोग बुक में देखेंगे, थोड़ा मेरे से ठीक से नहीं बना है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोऑर्डिनेट क्या होता है, किसी भी पॉइंट का लोकेशन बताना। 2D में 3D में आप लोग जानते हैं, ये ऐसा पूरा लाइन खींचे पूरे, ठीक है। इसको थोड़ा सा फील करने की कोशिश करेंगे आप लोग। वेस्ट ईस्ट, ये कहाँ से कहाँ किए, 0 से 90 डिग्री, ठीक है, साउथ से नॉर्थ के बीच में। और ये देखिए ये लाइन रखा मैंने ऐसे, इधर आधे, ये गोला है हमारा, इधर आधे गोले पे 180, उधर साइड आधे गोले पे 180, टोटल 360। यहाँ भी वैसे ही 90 90 90 90 इस टाइप से जो भी है, मतलब 180 ही है, ठीक है। तो ये क्या बताएगा आपको, इसमें बताता है नॉर्थ से साउथ के बीच में कितना एंगल है, वो बताएगा आपको इसमें। इस वाले में लैटिट्यूड में आपको बताएगा कि नॉर्थ से साउथ कितने डिग्री में है, और ये क्या बताएगा, ईस्ट से वेस्ट कितने डिग्री में। अब देखिए इसका यूज़ क्या है, जैसे अब आपको कहीं पे जाना है, किसी के घर पे जाना है, मान लीजिए बिलासपुर में राजकिशोर नगर में, या आप मान लीजिए बिलासपुर में गांधी चौक पे किसी दुकान में जाना है, तो आप लोग अपना गूगल मैप खोलते हैं, उस पर क्या लिखते हैं, बिलासपुर गांधी चौक, तो आपको मैप क्या करता है, आपको गांधी चौक पे पहुंचा देता है। अब एग्जैक्ट उस दुकान का लोकेशन कैसे निकाला जाए, जैसे आप लोग देखे होंगे कि पुलिस वाले लोग किसी को भी पकड़ना रहता है, तो एग्जैक्ट जिस घर में है, जिस लोकेशन पे है, उसी लोकेशन पे जाके पकड़ लेते हैं, ठीक है। अगर उन लोग भी वैसे ही सर्च करते कि भाई मैप पे लिखते हैं बिलासपुर गांधी चौक, तो नहीं मिलता, बात समझ आ रही है, नहीं मिलता, वो तो गांधी चौक पहुंचा जाएगा। अब जाइए भाई, पुलिस वाले गए, अब गांधी चौक पे ढूंढ रहे हैं, हर घर में हर दुकान में ढूंढ रहे हैं, ढूंढते रहे जब तक भाग जाएगा। तो उसमें उस केस में फिर हमारा क्या काम आता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमारा काम आता है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, मान लीजिए कोई भी यहाँ पे
एक पॉइंट यहाँ पे कोई है, कोई चोर छिपा है यहाँ पे, ठीक है, कोई चोर यहाँ पे छिपा हुआ है। अब यहाँ पे ये वाला लाइन जो जाएगा, ऐसा जो लाइन जा रहा है, ये क्या बता दिया, लैटिट्यूड बता दिया। और ये वाला जो लाइन जा रहा है, ऐसा जो लाइन जा रहा है, ये क्या बता दिया, लॉन्गिट्यूड। तो अब पुलिस वाले लोग क्या करते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आप लोग को लिख के बताता हूँ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का। जैसे कनाडा का है, ठीक है, ये है आपका 70.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 70.5 डिग्री नॉर्थ और 96 डिग्री वेस्ट। अब देखिए मैं फिर से आपको बता रहा हूं, ठीक है, फिर से आपको बता रहा हूं, ये 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ अगर ऐसा रहे, 0 से 90 के बीच में रहे एंगल, 0 से 90 के बीच में अगर एंगल रहे और नॉर्थ साउथ रहे, तो ये क्या बता रहा है, लैटिट्यूड बता रहा है, ठीक है। और एंगल अगर 0 से 180 डिग्री रहे, 0 डिग्री से 180 डिग्री रहे, और आपको क्या बताए, ईस्ट वेस्ट के बारे में जानकारी दे, ईस्ट वेस्ट के बारे में जानकारी दे, तो ये क्या है, लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। मतलब ये देखिए, देख के ही पता चल जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये 0 से 90 के बीच में और नॉर्थ लिखा है, तो नॉर्थ लिखा रहा है या साउथ लिखा रहा है, ये क्या है, लैटिट्यूड है। और ये कॉमा के बाद ये जो दूसरा वाला है, ये क्या है, 0 से 180 के बीच में और इसमें वेस्ट लिखा है, तो ईस्ट लिखा रहा है या वेस्ट लिखा रहा है, मतलब वो लॉन्गिट्यूड है। बात समझ आ गई। अब पुलिस वालों ने क्या किया, इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को, इस कोऑर्डिनेट को अपने जीपीएस में डाला, गूगल मैप पे नहीं, जीपीएस पे डाला। अब जीपीएस में जैसे डाला जीपीएस में, तो वो एग्जैक्ट ये पॉइंट पे पहुंचा देगा, पुलिस वालों को बताएगा कि आप इधर जाइए, एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे। अब ये कितना एक्यूरेट होता है, मतलब आप समझ लीजिए कि डेसिमल के 4, 5 या शायद 6 प्लेस तक रहता है, बहुत एक्यूरेट रहता है ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, आपको उसी पॉइंट पे पहुंचाएगा। मान लीजिए अगर आप गूगल मैप के जरिए जाते, तो ये पूरा कोई एरिया है, इस एरिया में बहुत सारा घर है, तो वो पूरा एरिया यहाँ बता देता कि इस एरिया में, अब आप जाइए, आप ढूंढिए। अगर गूगल मैप के थ्रू जा रहे हैं, आप ढूंढते रहिएगा। अगर आप नाम से सर्च कर रहे हैं ना, नाम से सर्च कर रहे हैं, तो आप ढूंढते रहिए। यहाँ पे बहुत सारे घर हैं, सब घर में ढूंढिए कहाँ है चोर, ठीक है। तो अब देखिए दूसरा क्या तरीका मिला कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो कोऑर्डिनेट जैसे बताया उसने डाला, तो ये इतना एक्यूरेट रहता है कि आप समझिए आपका घर है, ये आपका घर है और ये पड़ोसी का घर है। अब अगर आप या ऐसा मान लेते ये चोर का घर है और ये चोर के पड़ोसी का घर है। अब अगर गूगल मैप के थ्रू जाते तो इसमें और भी बहुत सारे घर आ जाते, लेकिन अगर आप जीपीएस के थ्रू उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डाल के जाते हैं, तो वो एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे पहुंचा देगा। इतना एक्यूरेट होता है, मतलब 2 घर में भी डिफरेंस बता देगा आपको। तो पुलिस वाले लोग एग्जैक्ट यहीं पे पहुंच जाते हैं और पकड़ लेते हैं, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यूज़ करके। तो आप अगर कहीं किसी एड्रेस पे आपको जाना है, ठीक है, और आपके पास जीपीएस का सुविधा, आजकल नए कार में आने लगा है जीपीएस का सुविधा, कुछ बड़ा कार आता है उसमें आता है जीपीएस का सुविधा, तो आप उसमें उसको दीजिएगा ना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डाल के, तो उसी पॉइंट पे आपको पहुंचा देगा। आपको फ़ोन करके पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि कहाँ हो। तो जीपीएस सिस्टम जो है वो एड्रेस को नहीं समझता है कि राजकिशोर नगर, आप बताइए बिलासपुर छत्तीस, कहाँ भाई राजकिशोर नगर में कहाँ। अगर आप ये भाषा उसको समझाइएगा ना, ये चीज़ अगर आप उसको लैटिट्यूड लैंगिट्यूड मतलब आप उसको कोऑर्डिनेट अगर आप उसको दे देते हैं, तो वो एग्जैक्ट वहीं पे जाके आपको पहुंचा देगा, एकदम वहीं पे जाके आपको पहुंचा देगा। जाइए, पहुंचिए, पकड़ लीजिए फिर, ठीक है, चोर को पकड़ लीजिए। आप पुलिस हैं तो, नहीं तो जाइए शादी अटेंड कीजिए, घूमने गए हैं वहाँ जाइए, जहाँ भी गए हैं। तो ये बहुत ही शानदार चीज़ है ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो ये सब जो लाइन है, ये देखिए, ये लैटिट्यूड क्या है, ऐसा लाइन खींचा रहेगा, लॉन्गिट्यूड क्या है, तो पॉइंट बता देता है कि एग्जैक्ट वो कहाँ पे, अर्थ में कहाँ पे है एग्जैक्ट, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखिए अब एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, पृथ्वी के चुंबकीय तत्व।
तो जब भी ऐसा पूछे कि इसको आप लोग याद रखेंगे कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड या पृथ्वी के चुंबकीय तत्व क्या क्या हैं, तो 3 होते हैं, ये आपको याद रखना। पहला एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, ये सब हम लोग एक एक करके अभी समझेंगे क्या है। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन को हम लोग अल्फा से डिनोट करेंगे, अल्फा एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, ठीक है। दूसरा अच्छा, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन को दिक्पात कोण, प्लीज आप लोग हिंदी देख लेंगे, मेरे से गलती हो जाती है। फिर दूसरा क्या है, एंगल ऑफ डिप या इंक्लाइनेशन, ये डिक्लाइनेशन है, ये इंक्लाइनेशन, नति कोण या नमन कोण, इसको हम लोग डेल्टा से डेल से डिनोट करेंगे। तीसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक, इसको हम लोग BH से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या है। हर पॉइंट का मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन अलग अलग हो सकता है। ये 3 एलिमेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, इसीलिए आप लोग ये तीनों को याद रखेंगे। इसको मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको प्लीज, ठीक। अब देखिए, जैसे ये हमारा ज्योग्राफिकल एक्सिस, ये हमारा ये NG ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ये SG ज्योग्राफिकल साउथ, ये SM मैग्नेटिक साउथ, ये कंपास का है ना, जो कंपास आपको डायरेक्शन बता रहा है, और ये हम लोग जो ज्योग्राफिक डायरेक्शन लिए हैं वो। और एक बात और हम लोग कर चुके हैं कि यहाँ नॉर्थ नहीं, यहाँ साउथ है, लेकिन हम लोग देखते हैं नॉर्थ ही है, अपने बात को बराबर कर दिए, ये मैग्नेटिक नॉर्थ। तो अब मान लीजिए कि आप अर्थ में, ये हमारा अर्थ है, आप किसी पॉइंट पे हैं यहां पे, ठीक है। तो अब आप यहां पे, आप बस मैं पहले ये बता दूं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन क्या है। तो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। तो अब इस पॉइंट P से होते हुए आप जैसे, हाँ ठीक है, यही बना लीजिए, ऐसा एक प्लेन बनाए, ये P से होते हुए, ठीक है, और एक प्लेन बनाया आपने, एक मतलब ये जो आपने बनाया है ये क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक एक्सिस से होते हुए उस पॉइंट को लेते हुए एक प्लेन बनाया आपने, ये मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक। अब क्या होगा, ज्योग्राफिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होता है, ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होता है, तो ज्योग्राफिकल एक्सिस और उस पॉइंट से होते हुए एक प्लेन को ले जाइए। अब इन दोनों प्लेन के बीच में जो एंगल होगा वही एंगल क्या कहलाता है, अल्फा, या वही एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन कहलाता है, ठीक है। ये चीज याद रहेगी, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। अब देखिए, एक इसको मैं आसान बनाने के लिए थोड़ा एक अलग डायग्राम बना रहा हूं। सपोज ये है जियोग्राफिक मेरिडियन, ठीक है, जियोग्राफिक मेरिडियन। अब मैं यहीं पे बना लेता हूं, ये क्या हो गया आपका, ये नीला वाला है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, ये ज्योग्राफिक मेरिडियन, प्लेन जो है ज्योग्राफिक एक्सिस से जो प्लेन होकर जाए वो ज्योग्राफिक मेरिडियन, और मैग्नेटिक एक्सिस से जो प्लेन होकर जाए वो मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों प्लेन के बीच में, ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, दिक्पात कोण, इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करेंगे। अब आप देखिए, ये हमारा ज्योग्राफिकल एक्सिस है और ये मैग्नेटिक एक्सिस है, ठीक है, ये ऐसा कुछ।
अब मैं अगर देखिए, अब आप देख रहे हैं, अगर आप, ठीक है, आप देख रहे हैं, तो आपके लिए आपके पॉइंट पे मान लीजिए आपका पॉइंट है, यहाँ पे एक प्लेन ऐसा आ रहा है और एक प्लेन ऐसा आ रहा है, इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल, ठीक है, ये ऐसा ज्योग्राफिक एक्सिस से एक प्लेन लाइए, ज्योग्राफिक मेरिडियन लाइए वहाँ तक, फिर मैग्नेटिक मेरिडियन लाइए, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, दोनों मेरिडियन के बीच में, ज्योग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन या दिक्पात कोण। अब ये आपके लिए था। अब अगर मैं इसको ऐसा देख रहा हूं, आपने वहां से देखा, अब देखिए आप यहां से देखिए सामने से, अब दोनों के बीच में आपको कुछ एंगल नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, ये देखिए मैं यहां से देख रहा हूं तो एक लाइन ऐसा, ये देखिए, ये अभी आपने ऐसा देखा तो आपको डिफरेंस दिखा, ऐसा बनाता हूं मैं, अभी आपको दिखा डिफरेंस, ऐसा बना तो ठीक है, ये सीधा ये टेढ़ा, ये ज्योग्राफिक एक्सिस, ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये मैग्नेटिक एक्सिस, तो यहाँ से मैग्नेटिक मेरिडियन, दोनों प्लेन के बीच में जो एंगल है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन है या दिक्पात कोण है, ये आप देख रहे हैं। अब ये आपका एड्रेस है ना, ये आपका एड्रेस। अब मैं अगर अपने एड्रेस से देखूं, अब एक काम करता हूं, मैं अपने जगह पे आपको बुला लेता हूं ऐसा। अब आप देखिए पीछे वाला क्या था, ये ज्योग्राफिक एक्सिस, ये मैग्नेटिक एक्सिस। अब इन दोनों के बीच में आपको कोई एंगल दिख रहा है? कोई एंगल नहीं दिख रहा है, दोनों ऐसा एक लाइन में दिख रहा है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन इस पे डिपेंड करता है कि आप कहां पे हैं, तो हर पॉइंट के लिए एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन अलग अलग होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट सीखते जाइए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप क्या होता है, ये चीज अब हम लोग को समझना है। तो एंगल ऑफ डिप के लिए मैं आप लोग को एक चीज बता दूं, दो मेथड में आपको बताता हूं। एक सेकेंड, सपोज ये हमारा जिस पे जमीन पे मैं खड़ा हूं, ठीक है, वो सरफेस है हमारा, ये इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस, या हॉरिजॉन्टल को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल। अब आप हॉरिजॉन्टल पे कंपास लेके रखें, ये कंपास है हमारा, कंपास रखें। अब कंपास ने क्या बता दिया कि इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, ठीक है। अभी देखिए, अभी जो हमारा कंपास जो मैंने रखा है इसको ऐसे, तो कंपास कैसे घूम सकता है, ऐसे ऐसे घूम सकता है। बात समझ आ रही है ना, ये कंपास अभी कैसे घूम सकता है, ये देखिए, अगर मैंने कंपास यहाँ रखा है तो कंपास ऐसे ऐसे घूम सकता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसा ऐसा घूमेगा कंपास। किसके अबाउट घूम रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा लगा है, मतलब वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ये कंपास घूम रहा है, ऐसे घूम के कहीं रुकेगा। हम लोग लगा दिए कि भाई यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, ईस्ट वेस्ट लगा दिए। अब हम कंपास को उठा लेते हैं और अब हम कंपास को क्या करते हैं, कंपास को पहले कैसा फ्रीडम था घूमने का, ऐसा, ठीक है, मतलब वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ये कंपास ऐसा ऐसा घूम के डायरेक्शन आपको दिखा रहा था। अब क्या किया मैंने, इस कंपास को ऐसे रख लिया, मतलब कुछ यूं समझिए, इस टाइप से ऐसे रख लिया। बात समझ आ रही है, ऐसे रख लिया मैंने। एक बार तो हम लोग लगा ली, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब एक बार कंपास को मैंने ऐसा यहाँ फिक्स कर लिया। अब कंपास, पहले कंपास, ये कंपास था हमारा, ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा था, किसके अबाउट, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ये रोटेट हो रहा था, ऐसे ऐसे। अब अगर मैं कंपास, इसी कंपास को, ये ऐसे था ना कंपास, ऐसा ऐसा घूम रहा था, अब इसी कंपास को इसी पॉइंट पे मैं ऐसे रख दूं तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा। बात समझ आ रही है। तो पहले आपने क्या ले लिया, नॉर्थ, ये जो मेरे उंगली का डायरेक्शन है ये नॉर्थ है, पहले हमने कंपास को इस पे रख के नॉर्थ देख लिया। अब कंपास को हमने उठाया, ये देखिए, ये पूरा मैकेनिज्म है हमारे कंपास का, ऐसा, ठीक है। या आप इस कंपास को ऐसा भी समझ सकते हैं कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म है कि, एक सेकेंड, इसको मैं बना लेता हूं। इस पे है ऐसा रखा हुआ कंपास, कंपास अब ऐसा ऐसा हो सकता है ना, पहले इस पे ऐसे ऐसे हो रहा था, अब ऐसा ऐसा, या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा। अब एक साइड नॉर्थ है, ठीक है, तो पहले हमने लगा लिया कि साहब इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। उस समय हम लोग कंपास को कैसे रखे थे,
हॉरिजॉन्टली रखे थे, ठीक है। अब हम लोग कंपास को क्या कर देते हैं, हॉरिजॉन्टली रखे थे, अब हम लोग कंपास को वर्टिकली रख देते हैं। मतलब पहले कंपास अगर ऐसे रखा हुआ था, ऐसे ऐसा घूम रहा था ना, अब कंपास को हम लोग ऐसा घुमाते हैं, ठीक है, ऐसा घुमाते हैं अब हम लोग कंपास को, ठीक। तो देखिए पहले जो नॉर्थ बना, अब मान लीजिए ये ऐसा घुमा, तो पहले वाला नॉर्थ और अभी वाले नॉर्थ के बीच में ये पहले का नॉर्थ, या सिंपल आप लोग ऐसा समझिए कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और जो आप अपना वर्टिकली अपना वो कंपास रखे हैं उसके नॉर्थ, हॉरिजॉन्टल नॉर्थ और जो आप वर्टिकली रखे हैं नॉर्थ, उसके बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप बोलेंगे या एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बोलेंगे। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अब अगर आप यहां पे खड़े हैं तो आपके लिए हॉरिजॉन्टल क्या है, ये जमीन है जहां पे आप खड़े हैं, ठीक है, ये जमीन है। अब अगर आप एक बार यहां पे अपने कंपास को रखिए, यहां पे कंपास को रखिए, ऐसे रखिए कंपास को घूमने के लिए, और एक बार आप यहां पे चढ़ जाइए, यहां पे चढ़ जाइए और यहां पे कंपास को रखिए। तो अब आपको ये सोचना है, अब देखिए ये जो यहां पोजीशन है हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। अब आप देखिए अगर आप यहां पे खड़े हैं और कंपास यहां रखें, ये देखिए ये एरो क्या बताएगा, नॉर्थ, या पूरा ही बना लेते हैं नॉर्थ साउथ। तो अब आप अगर यहां पे देखिए ये हॉरिजॉन्टल पे आप खड़े हैं, हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये आपका डायरेक्शन कैसा बना रहा है, नॉर्थ का ऐसा बना रहा है, बता रहा है कि नॉर्थ इधर है। अब हॉरिजॉन्टल और नॉर्थ के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री। ये दोनों पैरेलल, मतलब दोनों के बीच में कितना एंगल, 0 डिग्री। अगर थोड़ा सा झुक जाता तो हम लोग बोलते कुछ एंगल है, ठीक है। अब आप आ गए ऐसा घूमते 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 यहाँ आके चढ़ गए, ठीक है। अब आपने इसी को यहाँ पे रखा, तो आप लोग जानते हैं यहाँ पे जैसे आप लोग कंपास को रखेंगे, जैसे ही आप लोग यहाँ पे कंपास को रखेंगे तो नॉर्थ क्या बताएगा, नॉर्थ नीचे की तरफ बताने लगेगा, मतलब डायरेक्शन ऐसा बताने लगेगा, ये नॉर्थ ये साउथ नीचे की तरफ। तो अब देखिए ये आपका हॉरिजॉन्टल और ये आपका डायरेक्शन बता रहा है जो, तो यहाँ कितना बन रहा है 90 डिग्री, और यहाँ पे कितना बन रहा है 0 डिग्री। तो हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलता है, नोट करेंगे आप लोग, एंगल ऑफ डिप इज 0 एट मैग्नेटिक इक्वेटर। ये क्या है, इक्वेटर है, लिख देता हूं मैं, एंगल ऑफ डिप इज 0 एट मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप 0 हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आ सकता है, ठीक है। अब यहां देखिए ये कौन सा है, ये देखिए ये इसको क्या, इसको इक्वेटर बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, पोल। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो पोल्स पे क्या हो रहा है, पोल्स पे क्या हो रहा है ये भी आप लोग को लिख लेना है कि एंगल ऑफ डिप इज, एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री एट पोल्स, ठीक है। पोल पे क्या होगा 90 डिग्री होगा और इक्वेटर पे क्या होगा 0 होगा। फिर से मैं इस चीज को आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। ये हमारा अर्थ है, स्फीयर है। अब अगर आप यहां पे खड़े हैं तो आप यहां पे कैसे खड़े होंगे, ऐसा टाइप से कुछ खड़े होंगे आप, है ना भाई। अब अर्थ है ये, अब अर्थ में आप ऊपर में खड़े रहिए तो भी ऐसे खड़े रहेंगे, इधर खड़े हैं तो भी ऐसे खड़े, मतलब ये मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है। ये आपका मुंडी है, सर है आपका, ये आपका पैर है, तो ये अर्थ है हमारा। तो आप यहाँ खड़े हैं तो भी सर ऊपर, अगर इधर खड़े हैं तो सर इधर बाहर की तरफ, अगर नीचे खड़े हैं तो भी सर बाहर की तरफ, अगर इधर खड़े हैं तो भी सर बाहर की तरफ। तो ये ऐसा कुछ पोजीशन है। अब आपने क्या किया कि अब आपने यहाँ पे कंपास को रखा, ये आपने देख लिया कि ये आपका हॉरिजॉन्टल है। हमको एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या होता है, या नति कोण या नमन कोण, जिसको डेल्टा से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है, तो एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल, जहां आप खड़े हैं हॉरिजॉन्टल उसके बीच में, और जो आपका निडल वर्टिकली जो निडल डायरेक्शन बताएगा उसके बीच में कितना एंगल।
तो जब आप यहाँ पे खड़े हुए तो आपको क्या बताया, अब वर्टिकली अगर आप रख देते हैं, कैसे रखें कंपास को, ऐसा देखिए, पहले ये हमारा सरफेस है ना, ये देखिए इस सरफेस को मैं आपके तरफ ला रहा हूँ, ये तो अभी आपने कंपास को कैसा रखा, गोल सा कंपास ऐसा रखा, ठीक है। इसमें कुछ बताएगा, नॉर्थ साउथ जो भी है आपने लगा लिया, ये हॉरिजॉन्टल में ही रहेगा। अब इसी कंपास को मैंने क्या किया, उठा के ऐसा रख दिया। बात समझ आ रही है? कुछ मिले तो एक सेकेंड, हाँ देखिए इसी से समझते हैं। सपोज अब ये गोल वाला, ये गोल है, इसको इमेजिन कर ली, अभी हमने ऐसा रखा है, कंपास को नॉर्थ साउथ लगाई हॉरिजॉन्टल पे, अब इसी कंपास को हम लोग ऐसा रख देते हैं। बात समझ आ रही है? मतलब ये कंपास पहले ऐसा रख के देख लिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अपना, अब इसी कंपास को हम लोग क्या करते हैं, ऐसा रखा था कंपास हॉरिजॉन्टल पे, अब इस कंपास को हम लोग ऐसा रख देते हैं वर्टिकली। ये देखिए फिर से बता रहा हूँ, अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो ये क्या है, वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल ऐसा रख के डायरेक्शन देख लिए, और ये वर्टिकल, ये वर्टिकल। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे क्या बताएगा, नॉर्थ किधर बताएगा, ऊपर की तरफ बताएगा। बात समझ आ रही है? इधर देखें, आप वर्टिकली रखें, इस चीज़ को आप लोग समझिए, और जिनको नहीं समझ आ रहा वो इसको रट जाएं कि एंगल ऑफ डिप इज जीरो एट मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर पे जीरो होगा। एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री एट पोल्स, पोल्स पे 90 डिग्री होगा। यहाँ पे जब आप पहुँचेंगे जैसे, ठीक है, तो ये आपका सरफेस, अब आप ऐसा रखते हैं, वर्टिकली रखें आप अपने कंपास को, तो कंपास क्या बताएगा, नॉर्थ। एक सेकेंड, ये कंपास को आपने रखा तो कंपास कहाँ बताएगा, नॉर्थ, नीचे की तरफ, और आपका सरफेस क्या है, ये कंपास नॉर्थ नीचे की तरफ, तो ये नीचे की तरफ डायरेक्शन और ये हॉरिजॉन्टल के बीच में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। तो यही बता रहा है 90 डिग्री लगभग। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। समझ आया? अब तो ये तो यहाँ हम लोग इक्वेटर पे देख लिए हैं और पोल पे देख लिए। अब बीच में कहीं रहेगा तब क्या होगा, बीच में कहीं रहेगा तब क्या, मान लीजिए यहाँ कहीं पे है, यहाँ कहीं पे हैं आप, ठीक है, तो ये आपका है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम लोग, या मैं किधर भी बना सकता हूँ, मैं इधर ही बना लेता हूँ, इसको लिखते हैं हम लोग BH, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और आपका फील्ड इसी के डायरेक्शन में दिखाएगा, कहाँ पे, इक्वेटर पे अगर आप हैं तो फील्ड इसी के डायरेक्शन में दिखाएगा, और अगर आप पोल पे हैं तो 90 डिग्री पे बताएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप और भी किसी पोजीशन पे तो कहीं भी बता सकते हैं। तो मान लीजिए कुछ ऐसा बता दिया, ये क्या बता दिया, B बता दिया, ये BH वेक्टर क्वांटिटी है, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए इन दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड बता रहे हैं, उनके बीच में जो डायरेक्शन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा या डेल, ठीक है। तो ये देखिए, ये BH अगर वेक्टर है, वेक्टर अगर हम लोग हटा दें अभी, तो ये BH बराबर क्या लिख सकते हैं, B cos डेल्टा, ठीक है। और ये क्या, इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये देखिए ये क्या है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है और ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, BV बोलते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट मतलब कुछ लंबवत वगैरह इस टाइप का कुछ होता होगा। अब देखिए BV बराबर क्या होगा, B sin थीटा, ठीक है। तो ये भी बता दिया मैंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये आप समझ गए। इस B मतलब जो आपका अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच का जो एंगल है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल के बीच का जो डायरेक्शन है, या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच का जो एंगल है, उसको हम लोग एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बोलेंगे। इसको अब मैं मिटाल देता हूँ, ठीक है। समझ आया? उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। तो अब आप देखिए हमको एक फॉर्मूला मिल गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ बराबर BH बराबर B cos डेल्टा, ठीक है, B cos डेल्टा। अच्छा, अब आप लोग यहाँ लिख सकते हैं इक्वेटर पे क्या होगा, एंगल जीरो। तो एंगल जीरो आप लोग याद कर चुके हैं ना इक्वेटर पे। अब देखिए, अब आप लोग इसका
फील्ड का वैल्यू निकाल लीजिए। तो अब हम लोग लिखते हैं एट मैग्नेटिक इक्वेटर, फिर एट, अब आप लिख लीजिए मैग्नेटिक पोल्स, ठीक है, साउथ पोल नॉर्थ पोल। तो अब देखिए मैग्नेटिक इक्वेटर पे मैंने आप लोग को क्या याद कराया था, क्या समझाया था कि 0 होगा, डेल्टा बराबर 0। तो अब देखिए बी एच बराबर क्या होगा, बी एच बराबर बी कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ 1 रख देंगे आप तो बी हो गया। तो इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, ठीक है, इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम। अब देखिए एट मैग्नेटिक पोल्स, तो मैग्नेटिक पोल्स पे डेल बराबर 90 डिग्री, एंगल ऑफ टिप या इंक्लाइनेशन, तो लिखिए डेल बराबर 90 डिग्री। अब अगर आप इसमें पुट कर देंगे तो बी एच बराबर क्या हो जाएगा, बी कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री क्या होता है 0, तो पूरा क्या हो जाएगा 0। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसको फील्ड मत याद कीजिएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है अर्थ का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो मैक्सिमम होता है। कहाँ पे, इक्वेटर पे। मैक्सिमम अर्थ के फील्ड के बराबर मैक्सिमम कहाँ होता है, कौन मैक्सिमम होता है, फील्ड मैक्सिमम होता है, ये मत बोलिएगा, आप ये बोलिएगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैक्सिमम होता है कहाँ, इक्वेटर पे, और 0 होता है कहाँ पे, 0 होता है कहाँ पे, तो पोल्स पे 0 होता है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में हम लोग बात किए थे, इसको आप लोग नोट करेंगे, इसको दिमाग में रखेंगे, बस जब निकालना रहे निकाल लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे बी एच आप लोग लिखे हैं वैसे ही बी वी क्या होगा, बी साइन डेल्टा, ये डायग्राम से समझा दिया आप लोग को, है ना, बी साइन डेल्टा। अब मान लीजिए ये 1 और ये 2, अब हम लोग क्या कर दें कि अगर हम लोग इसको डिवाइड कर दें, दोनों को 2 को 1 से डिवाइड कर दें, तो बी वी बाई बी एच बराबर क्या हो जाएगा, बी साइन डेल्टा बचा बी कॉस डेल्टा, बी बी कैंसल, तो ये क्या हो गया टैन डेल्टा, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट आया ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी आप लोग लिखेंगे, टैन डेल्टा बी वी बाई बी एच, ठीक है। अब देखिए बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो बी एच की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस बी वी की वैल्यू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, मतलब वैल्यू तो बी कॉस डेल्टा बी साइन डेल्टा, बस उसका स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए। अब देखिए आप अगर बी स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, बी स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो हमको क्या मिल गया, बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अब इससे एक और फॉर्मूला मिल जाएगा कि बी बराबर अंडर रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर, बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर, ठीक है। इसको आप लोग नोट करेंगे। एक और डायग्राम मैं समझाने की कोशिश करता हूँ जिसमें तीनों आ जाए, देखिए तो ये है जियोग्राफिक मेरिडियन, ठीक है, और ये ब्लू से बना लेते हैं, ये है मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो एंगल था वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन अल्फा। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे वर्टिकली एक कंपास आप अगर लटका दें, कुछ ऐसा यूं रखते हैं, इसको, ये जियोग्राफिक मेरिडियन है, इसको आप लोग याद रखेंगे,
इधर मैं लिख देता हूँ जियोग्राफिक मेरिडियन। अब आपने क्या किया, यहाँ पे एक चुंबक लटका दिया, या ऐसा बोलिए कंपास लटका दिया आपने, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा पॉइंट कर रहा है, ये नॉर्थ है। एक सेकेंड, ये साउथ, ये नॉर्थ। अब ये कुछ ऐसा एंगल बता रहा है, डायरेक्शन कुछ ये डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो अब देखिए मैग्नेटिक मेरिडियन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन और ये बी। अब मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यही क्या है, बी एच, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो ये वाला एंगल है, ये क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, डेल्टा, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आप लोग को इसलिए लग सकता है, ये है पीवी, क्योंकि ये सब 3D में फील करना है। जिनको फील नहीं हो रहा वो वैल्यूज़ याद कर लेंगे, उनका भी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब वैल्यू। अब जो जिनको फील हो रहा है उनको ये भी चीज़ समझ आएगी। मैग्नेटिक मेरिडियन, जियोग्राफिक मेरिडियन के बीच का एंगल अल्फ़ा। अब यहाँ एक हम लोग क्या किए, एक अपना चुंबक लटकाया, कंपास लटकाया, तो उसका जो नॉर्थ जिधर बताएगा उसको लाए, तो नॉर्थ और BH के बीच में, BH कहाँ बनता है, हॉरिजॉन्टल फील्ड कौन सा, मैग्नेटिक हॉरिजॉन्टल। तो मैग्नेटिक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक मेरिडियन पे आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या है, एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। और ये क्या है, ये जो आपका है ये है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड B, जो हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। अब इसमें आगे में कुछ थ्योरी है, थ्योरी में मैं ज़्यादा घुसूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। जैसे एक थ्योरी है सोलर विंड या सोलर वाइंड जो बोलिए, तो वो क्या होता है, तो सन से जो है हॉट चार्ज आयंस निकलते हैं, ठीक है। सन से क्या निकलते हैं, हॉट चार्ज आयंस, गर्म आवेशित आयन या चार्ज आयन, ठीक है, चार्ज आयन निकलता है। ये सब थ्योरी है, आप लोग ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो निकलता है ना उसकी स्पीड होती है लगभग 400 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड से निकलता है। अब देखिए अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कुछ ये अर्थ है, किस टाइप से रहता है, ऐसा ऐसा ऐसा, इस टाइप का रहता है कुछ, ठीक है। अब सन, ये हमारा सोलर विंड आया, कहाँ से आया, सन से आ रहा है। सोलर विंड क्या है, तो हॉट चार्ज पार्टिकल सन से निकलते हैं, इतने स्पीड से वो आपकी तरफ बढ़ते हैं, मतलब हमारे अर्थ की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिएगा इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को वो कैसे डिस्टर्ब करता है, ठीक है। ऐसा ऐसा, सामने वाला ऐसा रहेगा और पीछे वाला देखिए कुछ इस टाइप का बन जाता है इस सोलर विंड के कारण, ठीक है। बात समझ आ रही है, कुछ ऐसा बन जाता है। तो ये सब थ्योरी आप लोग पढ़ेंगे, समझ आएगी, थ्योरी ही है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम फील कराया जाए, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ लेंगे, सोलर विंड क्या है, ये सब थ्योरी आप लोग को मिल जाएगा बुक में, याद करना पड़ेगा। जब हमारा सोलर विंड आता है, सोलर विंड जब आता है हमारा, ठीक है, तो जब वो नॉर्थ पोल पे आता है तो उसके हॉट चार्ज पार्टिकल जो नॉर्थ पोल या साउथ पोल से अट्रैक्ट होते हैं, तो वहाँ पे एक आपको समझिए कि रात में लाइट पैटर्न दिखता है, ठीक है।
अब देखिए नॉर्थ, अगर स्फीयर को आप दो भाग में बांट दें, ठीक है, तो ऊपर वाला भाग नॉर्दर्न स्फीयर कहलाता है और नीचे वाला भाग साउथ साइड वाला साउदर्न स्फीयर कहलाता है, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, ऊपर वाला जो लाइट का इफेक्ट ऊपर दिखेगा आपको, उसको क्या बोलेंगे। ये क्यों होता है, सोलर वाइंड के कारण। जब सोलर वाइंड आता है तो आयनाइज चार्ज पार्टिकल को ये पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, तो उसके कारण लाइट दिखता है हम लोग को, तो इसको क्या बोलते हैं, अरोरा बोरेलिस, ठीक है, या नॉर्दर्न लाइट्स। देख लीजिएगा प्रोनाउंसिएशन जो भी हो, अरोरा ऑस्ट्रेलिस या साउदर्न लाइट्स बोलते हैं। तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि इफेक्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे क्या दिखता है, साउदर्न हेमिस्फीयर पे क्या इफेक्ट को क्या बोलते हैं, तो ये आप लोग नोट कर सकते हैं। आगे देखिए, अब जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, दो डायग्राम बनाया मैंने। ये कॉम्प्लिकेटेड देखने में लग रहा है लेकिन है नहीं। इससे क्या है, एक क्वेश्चन हम लोग को एक रिजल्ट मिल रहा है। वो रिजल्ट किस बारे में मिल रहा है, न्यूट्रल पॉइंट, हिंदी में उदासीन बिंदु, ठीक है। अब देखिए दो केस लिया है मैंने। एक केस मैग्नेट प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक मेरिडियन विथ इट्स नॉर्थ पोल पॉइंटिंग नॉर्थ, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहां डायरेक्शन बना दूं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हम अपना मैग्नेट लिए हैं और उसको हम कैसे रखते हैं, मैग्नेट को हम ऐसा रख रहे हैं कि वो अर्थ, उसका नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ साइड हो, ठीक है। ये मैग्नेट हम लोगों ने रखा। पहला केस, चुंबक को चुंबकीय याम्योत्तर में रखकर जब इसकी उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर हो, मतलब इसका उत्तरी ध्रुव मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ की तरफ हो। दूसरा केस, मैग्नेट प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक मेरिडियन विथ इट्स साउथ पोल पॉइंटिंग नॉर्थ, जब इसका साउथ पोल अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ हो। साउथ अब नॉर्थ की तरफ है, एक बार हम मैग्नेट को ऐसा रखें कि नॉर्थ नॉर्थ की तरफ है, एक बार हम मैग्नेट को ऐसा रखें कि साउथ नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। किसके नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ, अर्थ के नॉर्थ की तरफ मैग्नेट का नॉर्थ है, ठीक है। अब अर्थ के नॉर्थ की तरफ मैग्नेट का साउथ है। चुंबक को चुंबकीय याम्योत्तर में रखकर जब इसकी दक्षिण ध्रुव भौगोलिक उत्तर ध्रुव की ओर हो, ठीक है। ये केस है हमारा। तो आप देख सकते हैं ये इस केस में ये न्यूट्रल पॉइंट है, मतलब न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिल रहा है, ईस्ट और वेस्ट में मिल रहा है, मैग्नेट के परपेंडिकुलर, ठीक है। मैग्नेट के परपेंडिकुलर न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है। और इस केस में नॉर्थ और साउथ में मिल रहा है। इस जब आप मैग्नेट के नॉर्थ को अर्थ के नॉर्थ की तरफ करके रखेंगे और इसके साउथ को अर्थ के साउथ की तरफ, तब आपको न्यूट्रल पॉइंट, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अर्थ का फील्ड और ये मैग्नेट का फील्ड कैंसल आउट हो जाता है, तो यहाँ न्यूट्रल पॉइंट हो जाता है, यहाँ और यहाँ कोई पॉइंट नहीं रहता है। तो ये किस डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मिलता है। ये सवाल बना, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मिलता है न्यूट्रल पॉइंट। कब, जब आप मैग्नेट के नॉर्थ को अर्थ के नॉर्थ की तरफ करके रखते हैं, ठीक है। दूसरा केस, जब आप मैग्नेट के साउथ को अर्थ के नॉर्थ की तरफ रखते हैं, तब आपको न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलता है, यहाँ और यहाँ मिलता है। आप लोग इसको याद रख सकते हैं, मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, आप लोग इसको याद रख सकते हैं, लेकिन चलिए मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये कैसे आया। अब देखिए ये जो जियोग्राफिकल नॉर्थ है, अर्थ का नॉर्थ है, एक्चुअली यहाँ पे क्या रहता है, एक्चुअली यहाँ पे मैग्नेटिक साउथ रहता है, एसएम रहता है ना। जहाँ पे अर्थ का नॉर्थ है एक्चुअली वहाँ पे क्या रहता है, साउथ रहता है, ठीक। अब आप देखिए सिंपल हो जाएगा, जब ये नॉर्थ है और ये नॉर्थ की तरफ है, तो जो नॉर्थ है अर्थ का वो नॉर्थ नहीं है, मैंने बताया था, वो क्या है, साउथ है, अर्थ के मैग्नेट का साउथ है। तो इस मैग्नेट का नॉर्थ इस साउथ के साथ है, तो यहाँ पे फील्ड लाइन कैसा होगा, यहाँ पे तो जीरो नहीं हो सकता, ये खींचेगा इसको, तो यहाँ पे घना है, ठीक है। और इधर इधर में फील्ड कैंसल आउट हो सकता है, क्योंकि इधर में दोनों का फील्ड अलग होगा। अगर देखिए ये अर्थ का मैग्नेटिक साउथ, अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ, तो नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा, ठीक है। अर्थ के लिए नॉर्थ से निकला साउथ में जा रहा है। और मैग्नेट के लिए क्या हो रहा है, मैग्नेट के लिए देखिए उल्टा डायरेक्शन है, ऐसा, अर्थ के लिए कैसा जाएगा, ऐसा, और मैग्नेट के लिए कैसा आ रहा है, ऐसा, तो इधर ही कहीं कैंसिल करेगा।
तो इस डायरेक्शन में ये समझ लीजिए परपेंडिकुलर पोजीशन में, ईस्ट टू वेस्ट पोजीशन में दोनों का क्या हो रहा है, दोनों का क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जीरो हो जाता है, मतलब फील्ड जीरो हो जाता है, मतलब न्यूट्रल पॉइंट मिल जाता है जहाँ फील्ड जीरो। अब इस केस में अगर आप रखते हैं तो साउथ अर्थ के नॉर्थ के तरफ, तो अर्थ का नॉर्थ कहाँ है, जहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिक साउथ है, अर्थ के नॉर्थ पे अर्थ का मैग्नेटिक साउथ होता है। तो साउथ साउथ एक दूसरे को रिपेल करेगा, नॉर्थ इधर है तो नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करे। देखिए ये लिखा है साउथ, लेकिन यहाँ पे अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ है और हमारा जो मैग्नेट रखे हैं उसका नॉर्थ भी इधर ही है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा। ठीक है, तो इधर कहीं फील्ड जीरो होगा, इधर कहीं फील्ड जीरो होगा। इस केस में साउथ से नॉर्थ होगा जीरो, साउथ नॉर्थ में जीरो होगा, इसमें ईस्ट वेस्ट में जीरो होगा। मतलब इस केस में न्यूट्रल पॉइंट साउथ नॉर्थ पे होगा और इस केस में न्यूट्रल पॉइंट ईस्ट वेस्ट में होगा। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अब आगे देखते हैं। अब इस चीज को समझना आप लोग को, एक है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, चुंबकन क्षेत्र, ये ना है ना, चुंबकन क्षेत्र, और एक है मैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, ये सब टर्म एकदम बारीकी से ध्यान से आप लोग को समझते जाना है। तो ये क्या होता है, इसको बी नॉट से डिनोट करते हैं। बी नॉट बराबर क्या होगा, म्यू नॉट एन आई हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण है, करंट के कारण। अब ये एग्जाम्पल, अच्छा इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का कॉज क्या है। ठीक है, तो जैसे आपका ये कुछ मटेरियल है, ये मैग्नेट है मान लीजिए। अब इस मैग्नेट में क्या है, बार मैग्नेट एक लेते हैं, बार मैग्नेट कुछ इस टाइप का रहता है ना। अब इस मैग्नेट में साउथ और नॉर्थ पोल है, तो इस मैग्नेट में क्या है, तो इस मैग्नेट में एटम्स हैं, और जब एटम्स हैं तो एटम, एक एटम मैं बना रहा हूं। देखिए मैं कोई भी थ्योरी, मतलब अभी इसमें पहले तो पढ़ा, इसमें मैं थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, जो बुक में आप लोग को पढ़ के समझ आ सकता है वो थ्योरी मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, आप लोग प्लीज बुक उठा के उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, जैसे फेरोमैग्नेट, डाई मैग्नेट, पैरामैग्नेट, ये सब आप लोग खुद से पढ़ेंगे, समझ आएगा। मैं कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म बता देता हूं। अब आपने एक एटम लिया, एक एटम लिया, ये उसका न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसमें ऐसा ऐसा घूमता है, यहां रख लीजिए, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज ऐसा घूम रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है, तो करंट कैसा बनेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इसी को मैं फिर से बना रहा हूं, तो करंट कैसा बना, इसके अपोजिट। इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था तो करंट ऐसा बना। अब यहां कोई आपसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछे तो आप क्या बोलेंगे, ऐसा उंगली घुमाएंगे करंट के डायरेक्शन में, चारों उंगली, अंगूठा अंदर की तरफ, तो क्या बोल देंगे, फील्ड यहां अंदर की तरफ है। अब अंदर की तरफ है मतलब ये क्या है, साउथ पोल है। बात समझ आ रही है, इसको मैं ऐसा बना देता हूं। एक साइड से आपको क्या दिखेगा, अंदर आता हुआ तो साउथ पोल, ये अंदर जा रहा है साउथ पोल, और दूसरे साइड से बाहर निकल रहा है, दूसरे साइड से बाहर निकल रहा है तो ये नॉर्थ पोल। ठीक है, तो ये एक एटम की बात है। इलेक्ट्रॉन सेट किया इसमें ऐसा, इलेक्ट्रॉन करंट सेट किया, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा है तो करंट क्या होगा, उसका अपोजिट। तो वैसे ही करके बहुत सारे एटम हैं, बहुत सारे एटम हैं। तो एक एटम जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो क्या बनाया, ये मैग्नेटिक डाइपोल बनाया। क्या बनाया, मैग्नेटिक डाइपोल बनाया। उसका डायरेक्शन ये रहा, डायरेक्शन ये इधर से साउथ, अगर ये लूप है इधर से अंदर से आ रहा है, ऐसा आ रहा है तो ये साउथ है, जिधर से अंदर से आ रहा है वो साउथ है, और इस साइड से जिधर बाहर निकल रहा है वो क्या है, नॉर्थ है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल बनाया। ऐसा ऐसा इसमें बहुत सारा मैग्नेटिक डाइपोल बनता है, बहुत सारा मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, लगभग 10⁻20 1 mm³ में 10⁻, लगभग 20 बना ऐसा। अब ये सब एक ही डायरेक्शन में, अगर सब छोटा 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 छोटा, मैं डाइपोल बस बना रहा हूँ। मान लीजिए ये हमारा मटेरियल है, ये डाइपोल 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 डाइपोल, कोई इधर डायरेक्शन, कोई इधर डायरेक्शन, कोई इधर, 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 इस टाइप से। तो सब एक नेट, आपका नेट डाइपोल मोमेंट देगा। इससे इस डायरेक्शन में क्या देगा, नेट
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, नेट, ये सब आप लोग बुक पढ़ेंगे समझ आएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसीलिए ज़्यादा नहीं घुस रहा हूँ इसमें, ज़बरदस्ती है क्या मतलब, वैसे ही लेंथ काफ़ी लंबा हो रहा है। नेट डाइपोल मोमेंट देगा, सबका डाइपोल मोमेंट मिलके एक नेट डाइपोल मोमेंट होगा। कई सारे मटेरियल में नहीं देता है, कई में देता है, बात समझ आ रही है। तो ये नेट डाइपोल मोमेंट इसके पास आ गया, कुछ नेट डाइपोल मोमेंट आ गया, टोटल डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नेट डाइपोल मोमेंट हो गया तो इसमें क्या आ जाता है, मैग्नेटाइजेशन। मतलब उसमें हर एटम का रोल है, हर इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम घूम के सब इलेक्ट्रॉन क्या बना रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉन क्या है, रैंडम मोशन तो कर ही रहा है, और साथ में देखिए ये एटम जो है इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन, एटम ऐसा ऐसा रैंडम मोशन कर रहा है, आई बाय मोशन, और साथ में वो अपने ऑर्बिट में अक्ष में घूम रहा है, जिसके कारण से मैग्नेटाइजेशन होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट आता है या मैग्नेटाइजेशन होता है, आप समझ लीजिए। इसका मेन ये कॉज है, और भी 2-3 कॉज है लेकिन मैं उसको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मेन यही कॉज है। इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, उसके कारण उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट आया। अब जब करंट आया तो हमको वहां पे क्या मिलेगा, मैग्नेट मिलेगा। तो हर एटम मिलके मैग्नेट बनाया, तो सारा एटम मिलके एक इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट आपको दे दिया, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड कुछ दे देगा। कई सारे मटेरियल में नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है क्योंकि उसमें एटम जो है इधर उधर आए बाय मोशन करते हैं, और मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन पेयर में है, तो सपोज एक घूम रहा है ऐसे और एक घूम रहा है इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो दोनों का डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा। मान लीजिए एक का डाइपोल ऐसा बना तो एक का डाइपोल ऐसा बनेगा, तो दोनों फील्ड एक दूसरे को, दोनों डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो नेट फील्ड ऐसे 0 आने लगता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है हीलियम का एटम अगर हम लोग ले लें तो, ठीक, इसको मिटा, ये बस एक आपको फील देने की कोशिश किया है कि मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइजेशन आता कहाँ से है। तो इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है ना, अपने ऑर्बिट में, कक्ष में वो ऐसा घूमता है, चक्कर लगाता है, तो उसके अपोजिट में करंट आ जाता है, और ऐसे ऐसे बहुत सारे एटम हैं, ठीक है। तो सारे एटम मिलके एक इफेक्टिव हमारा फील्ड दे देते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दे देते हैं। इसको आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से बुक में, ये समझ आएगा, इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। अब देखिए, अब हम लोग कंसीडर करते हैं कि एक कुछ भी मटेरियल है, कुछ भी एक मटेरियल है, ठीक। अब आपने इस पे क्या किया है, ये मैग्नेट नहीं है मटेरियल, ठीक है। अब आपने इस पे क्या किया है, एक वायर लपेट दिया, वायर में मान लीजिए ऐसा करंट जा रहा है, ये करंट जा रहा है वायर में, ठीक है। तो ये पहले मैग्नेट मटेरियल नहीं था, मैग्नेट टाइप का नहीं था, लेकिन अब जैसे ही आपने इसमें करंट दिया, करंट आई दिया, तो इस करंट आई के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। वो कितना होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। इस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ, μ0 Ni, ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ठीक है, सोलेनॉइड के लिए लिए थे, μ0 Ni, इस आई के कारण है। तो अब देखिए अब क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे 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 ऐसे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये कुछ करंट बना लेता है अपना, तो सब इलेक्ट्रॉन का छोटा छोटा करंट मिलके एक सरफेस करंट आ जाता है, किसी भी डायरेक्शन में ऐसा एक सरफेस करंट आ जाता है जो इस मटेरियल में जाने लगता है। तो अब देखिए, इस करंट के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इस करंट के कारण है, ठीक है, लेकिन अब इस करंट के कारण इस मटेरियल में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसा ऐसा, ये देखिए ये जो डायरेक्शन बनाया ना मैंने, ऐसा बनाया, ऐसा ऐसा घूमने लगा इलेक्ट्रॉन, तो सब मिलके क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर इंड्यूस्ड हुआ है तो वहां पे करंट भी होगा, तो वहां पे हम लोग करंट क्या मान लिए हैं, Im, ठीक है। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट हम लोग मान लिए हैं Im। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड Bm क्या होगा, Bm क्या होगा, μ0 सेम रहेगा, नंबर ऑफ टर्न्स जो यहां था यहां भी वही रहेगा, नंबर ऑफ टर्न्स। अब बस करंट बदल जाएगा। देखिए ये क्या है, Im है, ये सब छोटा छोटा इलेक्ट्रॉन जो करंट बनाया, सब करंट मिलके एक सरफेस करंट दे देता है ये मटेरियल को। तो वो करंट अब यहां I नहीं रखेंगे, अब यहां Im रखेंगे, ठीक है। क्या रखेंगे, Im रखेंगे। ये चीज आप लोग अच्छे से नोट करें, फिर से मैं समझा रहा हूं, आ रहा है साफ,
हाँ, फिर से मैं समझा रहा हूं कि ये क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, चुंबकन क्षेत्र, ठीक है, जो इसको मैग्नेटाइज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहां ला रहा है, तो वो किसके कारण हो रहा है, इस आई करंट के कारण हो रहा है। तो उसको बी नॉट से डिनोट किए, तो बी नॉट बराबर म्यू नॉट एन आई, ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग जानते थे। अब जब आप करंट दौड़ा दिए हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहे हैं, घूमने लगे, इलेक्ट्रॉन ऐसा 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 घूमने लगे। तो इलेक्ट्रॉन क्या, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है तो उसके अपोजिट में करंट दिया, तो हर एटम का करंट मिलके एक सरफेस करंट दे देता है। इस सोलेनॉइड के इस मटेरियल पे एक सरफेस करंट दे देता है आई एम। तो ये करंट जब आई एम आ गया तो इस करंट के कारण भी तो एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस करंट के कारण भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। ये आगे चैप्टर भी है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन बी एम बराबर ये फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट एन सेम। अब करंट बदल गया, ये फील्ड किस करंट के कारण है, जो करंट आप दिए, और ये फील्ड किस करंट के कारण है, आई एम करंट के कारण। आई कैपिटल एम लिख लीजिए छोटा सा, मतलब जो करंट उसमें इंड्यूस्ड हुआ मैग्नेटाइजेशन के कारण, जो उसमें पैदा हुआ जो करंट, उसके कारण ये फील्ड है, ठीक है। इसको मैं मिटाल रहा हूं। अब देखिए, अब अगर आपसे टोटल फील्ड पूछे बी, तो सीधा सा आंख मूंद के बोलेंगे बी नॉट प्लस बी एम, ठीक है, बी नॉट प्लस बी एम, याद रहेगा, बी नॉट प्लस बी एम। क्यों, ये करंट के कारण। और आप जब करंट दिए तो उस करंट के कारण, एक तो डायरेक्ट करंट के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब जब आप करंट दे दिए तो उसमें एक और मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया, वो है बी एम, ये वाला। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग को टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो आगे ये अभी हम लोग करेंगे, पहले इसको और छोटा कर लेंगे। चलिए देखते हैं फिर आगे। ये टॉपिक दोनों ही बहुत कंफ्यूजिंग रहता है स्टूडेंट्स को। क्यों कंफ्यूजिंग रहता है बता रहा हूं। देखिए यहां लिखा है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, यहां लिखा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इसको सेम समझ लेते हैं लोग। देखिए इसको कई बुक में आई से डिनोट करते हैं, तो उसके कोई दिक्कत नहीं। बस आपको ना, आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं आपको एग्जैक्टली पता रहना चाहिए कि एच क्या है, एम क्या है। कई जगह इसको आई लिखते हैं तो उससे मतलब नहीं, आप याद रखेंगे आप क्या बोल रहे हैं। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकन की तीव्रता, ठीक है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बस बता देता हूं। यहां मैं लिख के मिटा दूंगा, आप वो इसको लिख लेंगे। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कौन है, मैग्नेटाइज कर रहा है, ऐसे ही लिख लीजिए, मैग्नेटाइज कर रहा है। और ये कौन सा है, मैग्नेटाइज हो रहा है। बस बात खत्म, ठीक है। मैग्नेटाइज कर रहा है, मैग्नेटाइज हो रहा है, ये याद रहा, कंफ्यूजन खत्म, कंफ्यूजन खत्म, ठीक है। ये करंट क्या था, मैग्नेटाइज कर रहा था, और ये करंट कौन सा है, मैग्नेटाइज हो गया। तो मैं आपको इन दोनों टॉपिक में डिफरेंस बता रहा हूं। बस आप ये मेरे कहने पे आप इसको रट लें कि ये क्या रीजन है, एच क्या है, कौन सा इंटेंसिटी, दोनों तो इंटेंसिटी बोल रहा है भाई, और दोनों में मैग्नेटाइजिंग और मैग्नेटाइजेशन यूज हो रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस कैसे याद रखें सर, हमको समझ ही नहीं आ रहा है। इसको एच से डिनोट करते हैं और इसको एम से डिनोट करते हैं, फिर भी डिफरेंस नहीं आया। आपको क्या याद रखना, दोनों नाम सेम ही है, तो बस ये याद रख लीजिए, एकदम लिख लीजिए इसको कि मैग्नेटाइज कर रहा है। ये क्या कर रहा है, मैग्नेटाइज कर रहा है, और ये मैग्नेटाइज हो रहा है। ये बहका रहा है, ये बहक रहा है। बात समझ आ रही, ये मैग्नेटाइज कर रहा है, ये मैग्नेटाइज हो रहा है। ये बेवकूफ बना रहा है, ये बेवकूफ बन रहा है, ठीक है। दो केस है। इंटेंसिटी पढ़ेंगे आप, नाम तो सेम लगेगा, डिफरेंस क्या है, ये बेवकूफ बना रहा है या बनाने का कोशिश कर रहा है, और ये बेवकूफ बन रहा है या बेवकूफ बनने का कोशिश कर रहा है। तो ये मैग्नेटाइज कर रहा है, एच क्या है, मैग्नेटाइज कर रहा है, एच क्या है, मैग्नेटाइज कर रहा है, और एम क्या है, मैग्नेटाइज हो रहा है, उसका इंटेंसिटी। एच किसका इंटेंसिटी है, जो मैग्नेटाइज कर रहा है, एम किसका इंटेंसिटी है, जो मैग्नेटाइज हो रहा है। तो करने का ये है और होने का ये है।
ये मैग्नेटाइज कर रहा है तो करने का इंटेंसिटी h है, और जो मैग्नेटाइज हो जा रहा है इसके करने से ये हो जा रहा है तो इसका इंटेंसिटी m। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग लिख लेंगे। अब आपको इसमें याद क्या रखना है, डेफिनेशन कैसे याद रखेंगे, तो अब आप इसको रट लेंगे, इसको याद रखेंगे। हाँ सही बोला, रट लेंगे, याद रखेंगे कि जो मैग्नेटाइज कर रहा है, ठीक है, वो क्या होता है, H बराबर Ni, और जो मैग्नेटाइज हो रहा है वो क्या होता है, M बराबर m बाई वी। यहाँ m क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। छोटा छोटा इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटाइज होकर छोटा इलेक्ट्रॉन का डाइपोल बना था, ये छोटा डाइपोल बना था, ये सब मिला के ये m बना। ठीक है, इसको आप लोग नोट करेंगे। अब इसके साथ आगे हम लोग थोड़ा सा कुछ खेल करते हैं। ये कर रहा है तो कर रहा वाला केस कौन था, ये था, है ना, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, चुंबकन क्षेत्र, और ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब ये हो रहा है इसके करने से। तो आप देखिए बी नॉट बराबर क्या था, म्यू नॉट एन आई। अब देखिए एन आई की वैल्यू क्या है, एच है, तो म्यू नॉट को म्यू नॉट रहने दीजिए, एन आई को आप क्या लिख देंगे, एच लिख देंगे। तो यहां से आपको एक फॉर्मूला क्या मिल गया, बी नॉट बराबर म्यू नॉट इंटू एच। इस फॉर्मूले को आप लोग नोट करेंगे। अब यहां से अगर हम लोग h का तो एक फॉर्मूला हम लोग रट चुके हैं, दूसरा फॉर्मूला हम लोग इससे निकाल सकते हैं, h बराबर बी नॉट बाई म्यू नॉट। बी नॉट कौन सा है, कर रहा है, h कौन सा है, कर रहा है, I कौन सा है, कर रहा है, bm क्या है, हो रहा है, im क्या है, हो रहा है, m क्या है, हो रहा है। ठीक है, ये कर रहा है, करने वाली बात है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो अब बताइए m बराबर क्या होता है, m बराबर, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट NIA होता था। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेयर, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता था, NIA होता था। ये कराया था मैंने। एरिया ए क्या है, एरिया है जो आप सोलेनॉइड लिए थे ना, ऐसा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शन एरिया NIA। अब बताइए ये करंट यहां हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, ये कौन सा करंट है जो कर रहा है, तो ये करंट यूज नहीं करेंगे, ये हो रहा है वाला केस है ना, तो ये IM यहां यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां वैल्यू रखेंगे। अच्छा, ये तो हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब नीचे V क्या है, वॉल्यूम। देखिए यही इसका परिभाषा है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब दूसरा क्या है, वॉल्यूम V। तो आप लोग वॉल्यूम V लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम V क्या होगा, क्या होगा, वॉल्यूम V क्या होना चाहिए, तो V होना चाहिए आपका हो जाएगा लेंथ इंटू एरिया, इस टाइप का। ठीक है, लेंथ इंटू एरिया। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट अगर लिख दूं NIM इंटू ए, अब वॉल्यूम की जगह पर डायरेक्ट मैंने लिख दिया क्या, A। ठीक है, अच्छा ऐसे नहीं समझ आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, छोड़िए। ये देखिए इसको हम लोग कैपिटल N लिख देते हैं, छोड़िए कंफ्यूजन नहीं करते हैं। कैपिटल N IMA होता था। अब कैपिटल N को, N की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल N की वैल्यू क्या होती है, NL। देखिए फिर से मैं बता दूं आपको कि स्मॉल n क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब कैपिटल N बटा L। अब यहां से आपको क्या मिल जाएगा, कैपिटल N बराबर स्मॉल n इंटू L। तो स्मॉल n इंटू कैपिटल N की जगह क्या लिख दिया, स्मॉल n इंटू L और IMA। अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L इंटू एरिया। जैसे इसका वॉल्यूम मेरे को निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसका लंबाई गुना इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला, तो वो किया हमने। अब इसको अगर हम लोग यहां पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m की वैल्यू NL IMA बटा NL IMA बटा L इंटू A। अब L कैंसल, A कैंसल, तो ये क्या बचा, N इंटू IM। ठीक है, तो m बराबर क्या आ गया, m बराबर n इंटू IM।
अब देखिए मैं आपको सिमिलरिटी बताता हूँ। यहाँ देखिए H क्या बोला मिला था, N इंटू आई, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट जो कर रहा है। अब यहाँ देखिए M को ही मैंने बोला था सेम चीज़ है, लेकिन ये हो रहा है, तो M बराबर क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू कौन सा करंट जो हो रहा है। तो ये सिमिलरिटी हुआ है ना, सिमिलरिटी हुआ ये दोनों में, ठीक है। ये कौन सा M, ये H और M सेम चीज़ बात कर रहा है, बस H किस बारे में कर रहा है और M किस बारे में हो रहा है। तो कर रहा है वाले में आप क्या रखे थे, N इंटू आई, आई कौन सा रखे थे, जो कर रहा है। अब M इजिकल्स टू क्या होगा, N इंटू आई, आई कौन सा जो हो रहा है, तो क्या हुआ, IM हो गया। बात समझ आ रही, तो ये सेम है, ये दोनों चीज़ सेम है। बात समझ आई, इसको नोट करेंगे आप लोग, नोट करेंगे इसको। ये सारी वैल्यूज फिर मैं मांगूंगा, आप लोग के पास रहना चाहिए। अब इसी केस में हम लोग चलते हैं, कंसीडर अ बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट आप कंसीडर कीजिए, कुछ यूं इस टाइप का, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल a ले लीजिए और लेंथ 2l ले लीजिए, ठीक है। तो अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो लंबाई गुना एरिया, तो 2l इंटू a, लंबाई गुना क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। अब यहां बताइए आप मेरे को, अब आप मेरे को बताइए कि m बराबर क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ, कुछ QM यहाँ, QM यहाँ, पोल स्ट्रेंथ गुना लंबाई, ठीक है। तो अब आपको वॉल्यूम मिल गया, वॉल्यूम V बराबर मिल गया। अब इसको M को निकाल लीजिए, M बराबर क्या होता है, देखिए एक परिभाषा आपको M का पता चल गया, एक ये कि M बराबर क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब प्रति एकांक आयतन। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का आप लोग हिंदी देख लेंगे, मैंने बताया है पहले। अब देखिए यहाँ ये M बराबर क्या लिखा जाए, स्मॉल m बटा v। अच्छा, स्मॉल m का वैल्यू क्या है, QM इंटू 2l, अब बटा वॉल्यूम क्या है 2l इंटू a, 2l खत्म, क्या आ गया QM बटा a। तो एक और वैल्यू हमको मिल गई m की, एक और परिभाषा डेफिनेशन पता चल गया, QM बटा a, ठीक है। तो एक और डेफिनेशन क्या हो गया, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, क्रॉस सेक्शन का एरिया। अगर हम लोग मैग्नेट के बारे में बात कर रहे हैं, बार मैग्नेट के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा आप लोग को, ठीक है। अब वो टाइम आ गया जो मैंने बोला था, अब हम लोग को क्या निकालना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। या और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर बी इनसाइड मटेरियल। तो बी बराबर क्या बताया था मैंने, क्या हो जाएगा, दोनों ऐड कर देंगे, एक जो कर रहा था उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ, प्लस जो हो गया ये किया, ये हो गया तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आया BM, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज को आप लोग यहां पे पुट कर देंगे, ठीक है, म्यू नॉट m। अच्छा, यहां एक चीज और आप लोग लिखने की कोशिश करेंगे, एक चीज और मैं आप लोग को बता देता हूं। देखिए यहां पे मैं एक और चीज, हम लोग BM की वैल्यू नहीं निकाले हैं ना, BM की वैल्यू हम लोग इसके टर्म में निकाल लेते हैं। अब देखिए BM बराबर क्या था आपका, म्यू नॉट NIM। अब देखिए NIM क्या है, कैपिटल M है, तो इसके जगह पे कैपिटल M रख दीजिए, तो म्यू नॉट कैपिटल M। तो यहां से BM की वैल्यू क्या मिल गई, म्यू नॉट कैपिटल M, ठीक है। अब BO की वैल्यू म्यू नॉट H। अब इन वैल्यूज को हम लोग यहां पुट कर रहे हैं, B नॉट की वैल्यू म्यू नॉट H, समझ रहे हैं ना दोनों क्यों ऐड कर रहे हैं, एक जो अपना आया करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाया, अब एक उस करंट के कारण एक और इंड्यूस्ड हो गया मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मटेरियल। मतलब मान लीजिए कि ये कुछ मटेरियल है, ये प्लास्टिक नहीं कुछ भी है,
जो मैग्नेटाइज हो सकता है। अब आप इसमें करंट दिए तो करंट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड आया, डायरेक्ट करंट के कारण बी नॉट। और अब जब इसमें करंट जा रहा है तो इसके इलेक्ट्रॉन भी घूम घूम के इलेक्ट्रॉन तो घूमते ही रहता है, तो वो किसी एक डायरेक्शन में आ गया और सब मिलके क्या बनाया, मैग्नेटिक फील्ड बनाया। तो एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बना सबका मिलके, टोटल Bm। तो B नॉट म्यू नॉट H और Bm प्लस म्यू नॉट M। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, म्यू नॉट आप कॉमन निकालेंगे तो H प्लस M। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ये सब को ज़्यादा बुक से देख के कंफ्यूज नहीं होने का है। ये सब जो पोर्शन में बता रहा हूँ ये सबको देख के बिल्कुल भी बुक से कंफ्यूज नहीं हो, जैसा कराया मैंने आप उसको याद कीजिए। ठीक है, बस आप जो कराया मैंने आप उसको याद कीजिए। बस जो मैं बोलूँगा बुक से थ्योरी पढ़ने के लिए वही आप पढ़ेंगे, इसको बुक से देखिएगा कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, अब इसको मैं मिटाल देता हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक, एक काम करता हूं मैं रिकॉर्डिंग रोक के लिख लेता हूं, टाइम बचेगा। देखिए, एक मैंने लिखा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। और दूसरा रिलेटिव परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी चुंबकशीलता, और ये रिलेटिव परमिएबिलिटी आपेक्षिक चुंबकशीलता। ठीक है, इसको हम लोग म्यू आर से डिनोट करते हैं, और ये क्या है, म्यू है बस। ठीक है, तो अब इसको आप लोग देखेंगे, हम लोग को एक फॉर्मूला मिला था, इसको आप लोग लिखेंगे नहीं, बस आप लोगों को समझा रहा हूँ मैं, डायरेक्ट आपको लिख के बता रहा हूँ कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू बराबर B/H होता है। आप याद कर लीजिए। अब याद क्यों करें, रटे क्यों, तो मैं आपको समझाता हूँ। B नॉट वाला क्या मिला था फॉर्मूला, B नॉट बराबर म्यू नॉट इंटू H। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर आप म्यू नॉट का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, B नॉट बटा H। H कौन सा है, जो कर रहा है। ठीक, अब देखिए ये क्या है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी चुंबकशीलता, ये किसका है, हवा या वैक्यूम के लिए है ये। ठीक है, तो ये फील्ड भी किसका है, हवा या वैक्यूम के लिए। अब आप यहाँ क्या करते हैं, अब आप यहाँ क्या करेंगे, अगर मान लीजिए इसको हटा दें, आपको पता नहीं हवा है, तो यहाँ से इसको भी हटा देंगे। एक ये समझने के लिए है थोड़ा सा, कि मैं आपको थोड़ा सा अच्छा फील कराने के लिए बताऊँ। ये रीज़न समझ आ रहा है। म्यू नॉट बराबर ये, तो मैंने क्या लिख दिया, म्यू बराबर दिस B/H। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है, म्यू बराबर B/H। अब हम लोग इस पे चलते हैं, आपेक्षिक चुंबकशीलता। तो आपेक्षिक चुंबकशीलता हम लोग को पता है, म्यू आर बराबर म्यू बटा म्यू नॉट। ये तो होता था, तो अब सवाल ये है कि जब ये होता था तो अब यहाँ टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये म्यू की वैल्यू, म्यू नॉट क्या होती है, B नॉट बटा H होती है। वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, म्यू की वैल्यू B/H अपॉन म्यू नॉट की वैल्यू B नॉट बटा H। H ये समझ रहे हैं ना, इसकी वैल्यू यहाँ रख दी, इसकी वैल्यू H कैंसल, तो ये क्या आ गया, B/B नॉट। तो म्यू आर की वैल्यू हम लोग को पहले से पता थी कि म्यू बटा म्यू नॉट, नया हम लोग क्या लिख लिए, B/B नॉट। B क्या है, टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गया वो, और ये क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड करंट के कारण हुआ वो। ठीक है, करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ, तो ये नया फॉर्मूला मिल गया। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं। देखिए, अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, हिंदी में लिखा है मैंने चुंबकीय प्रवृत्ति। ठीक है, तो आप लोग एक बार हिंदी मीडियम वाले इस नाम को कंफर्म हो लेंगे एक बार। ये जो ससेप्टिबिलिटी वर्ड है आपको पहले भी मिला है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में मिला है शायद, ससेप्टिबिलिटी। पता नहीं आप लोग ससेप्टिबिलिटी पढ़े हैं कि नहीं, लेकिन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, शायद पढ़ा है मैंने, मेरे को याद नहीं रहता है। ठीक है, तो अब ये क्या है, तो देखिए अब यहाँ दो चीज़ है, M जो हो रहा है और H जो कर रहा है। ठीक है, M जो हो रहा है और H जो कर रहा है। तो मैंने ये बोला आपसे कि जो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके,
जो कर रहा है उसके, मतलब मान लीजिए ये कर रहा है, मतलब आपको बेवकूफ़ बना रहा है और आप बेवकूफ़ बन रहे हैं, तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जो बेवकूफ़ बन रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जो बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है, मतलब ये जितना ज़्यादा बेवकूफ़ बनाएगा ये उतना ज़्यादा बेवकूफ़ बनेगा। अगर ये बेवकूफ़ है तो मतलब ये मटेरियल वैसा है, तो सब मटेरियल ऐसे नहीं होते हैं, वैसे ही सब लोग ऐसे नहीं होते हैं कि बेवकूफ़ बन जाएंगे। बात समझ आ रही? वैसे ही सारा मटेरियल पे ये लागू नहीं होता है, जो होगा जो मटेरियल उस कैटेगरी में आता है उसी के लिए। तो एक बार लिखा मैंने बेवकूफ़ बन, हिंदी में ही लिख देते हैं, बन रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है, तो ये जितना बेवकूफ़ बनाएगा ये उतना बेवकूफ़ बनेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा बेवकूफ़ बनाएगा ये उतना ज़्यादा बेवकूफ़ बनेगा। तो हम लोग क्या बोल दिए कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल देते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो इस केस में कांस्टेंट क्या आता है, ये साई था, साई एम, इसी को बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, साई एम इसी को बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, देख लेंगे इसका नाम क्या है, जो भी मैंने साई बोल दिया, m/h, यही है ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी बराबर बेवकूफ़ बन रहा है बटा बेवकूफ़ बना रहा है का रेशियो। ठीक है, अब अगर आपसे ससेप्टिबिलिटी का यूनिट पूछ दे तो आप क्या बताएंगे, दोनों का यूनिट सेम है। क्यों, m क्या था, म्यू नॉट आई एम आया था, म्यू नॉट आई एम ऐसा ही कुछ आया था। क्या आया था एक बार चेक करेंगे आप लोग, m क्या आया था, एक सेकेंड, ये एन आई एम आया था और h क्या था, एन आई। तो भाई एन एन कैंसल और आई आई का सेम यूनिट, तो ये क्या है, विमाहीन राशि है। जैसे इससे पहले अपेक्षिक चुंबकशीलता था या रिलेटिव परमेबिलिटी था, वो क्या था, विमाहीन राशि था। ठीक है, या यूनिटलेस था या डायमेंशनलेस था वो, तो वैसे ही ये भी है। ठीक है, ये भी क्या है, एक विमाहीन राशि है, m/h ससेप्टिबिलिटी, जो मैग्नेट बन रहा है और बटा जो मैग्नेट बना रहा है उसका रेशियो। मैंने आप लोग को आसान भाषा में समझाने का कोशिश किया, हो सकता है कुछ लोग को आपत्ति हो, लेकिन ऐसा इसीलिए करना पड़ता है कि आप लोग को चीज़ें आसान लगे। अगर मैं पूरा बुक के भाषा में पढ़ाऊँ ना, कई लोग को समझ ही नहीं है, मतलब समझ, ऐसा अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, बोर होने लगेंगे। ठीक है, ये ससेप्टिबिलिटी है, इसको मैं मिटाल रहा हूँ, इसको मैं मिटाल देता हूँ। अब देखिए रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट, ठीक है, परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी में क्या रिलेशन, अब देखिए B बराबर क्या होता है, अभी हम लोग लाए थे म्यू नॉट H प्लस M होता है। ठीक है, बट एक और चीज़ हम लोगों ने देखा था कि म्यू बराबर B/H, ये था ना पीछे, अगर कुछ गलत लिख दिया हो तो देख लेना, सुधार लेना उसको पीछे जाके, जस्ट शायद यही लिखा था, म्यू बराबर B/H। ठीक है, तो B बराबर क्या हो जाएगा, म्यू H, यहाँ से B बराबर म्यू H हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप लोग को समझ आ रही होगी। अब हम लिखेंगे बट B बराबर म्यू H। ठीक है, तो अब ये दोनों सेम चीज़ को बता रहा है तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो म्यू H बराबर म्यू नॉट H प्लस M। अब इस यहाँ से अगर H कॉमन ले लें, यहाँ H रहने दो, अगर यहाँ से H कॉमन ले लें तो म्यू नॉट H बाहर निकालें तो यहाँ बचा 1, इसके पास H नहीं था देने के लिए तो डिवाइड में आ गया। ठीक है, अब ये H और H कैंसल। अब आप याद कीजिए ससेप्टिबिलिटी क्या आया था, जो हो रहा है बटा जो कर रहा है। ठीक है, उसका रेशियो आया था, यही आया था ना m/h। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ससेप्टिबिलिटी म्यू बराबर क्या हो गया,
म्यू नॉट इंटू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये एक फॉर्मूला मिल गया, ठीक है, ये एक फॉर्मूला मिल गया। ये सब आप लोगों को पता रहना चाहिए। अब अगर मान लीजिए आप इससे भी संतुष्ट नहीं और आगे आपको करना है, तो देखिए म्यू आर बराबर क्या होता है, म्यू बटा म्यू नॉट। तो यहाँ से आपको म्यू बराबर क्या मिल जाएगा, म्यू आर इंटू म्यू नॉट मिल जाएगा। अब इसमें पुट कीजिए, आप वैल्यू पुट कीजिए म्यू की जगह पे, म्यू की जगह पे म्यू आर इंटू म्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। म्यू नॉट कैंसल, तो म्यू आर बराबर 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये भी एक रिलेशन आ गया। बात समझ आ रही है? अच्छा, कुछ फाई वाई का भी रिलेशन होता है, फाई वाई का भी। तो फाई आपको याद रखना है, फाई बराबर क्या होता है, बी ए। जो भी फॉर्मूला होता है वो आपको याद, फ्लक्स का फॉर्मूला, फाई कुछ नहीं फ्लक्स है। फ्लक्स तो आप लोग पढ़े हैं ना, तो फ्लक्स आप याद रख सकते हैं कि फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया, या जो भी है। शायद फाई बराबर मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर बी ए था, ऐसा कुछ बी ए था। तो यहाँ से बी बराबर क्या हो जाता है, बी बराबर क्या, ये भी बताया है मैंने, फाई एम बटा ए। तो अगर इसको भी कुछ रिप्लेस करना हो तो बी वी को रिप्लेस करके फाई के भी टर्म में रिलेशन आप लोग ला सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये फाई के भी टर्म में रिलेशन ला सकते हैं। तो देखिए इसमें अब आगे में आप समझ लीजिए कि आपका डाईमैग्नेट है, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है, फिर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो ये सब थ्योरी है, आप लोग इसको पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें समझ आएंगी। इसीलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ कि ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है, ठीक है। और मतलब ऐसा कुछ नहीं है वो कि आप लोग खुद से नहीं कर सकते। तो थ्योरी के लिए इसमें जो थ्योरी है उसके लिए आप लोग बुक उठा के पढ़ेंगे एक एक लाइन। और वैसे मेरी मानिए तो आप लोग को बुक का एक एक लाइन पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। बुक का जब आप एक एक लाइन उठा के पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ आएगा कहाँ क्या पॉइंट है। ये तो मैं आपके लिए चीज़ों को बहुत आसान बना दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपको बुक उठा के पढ़ना, उसमें कहीं से भी किसी लाइन से पूछ दिया, कुछ भी है। मैं जितना मैं दे सकता हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कम टाइम में आप लोग को दे सकूँ। वीडियो थोड़ा नहीं आ पा रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है, इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि आगे से नहीं हो, मतलब जल्दी जल्दी वीडियो आया आप लोग का। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी और मेरी बात समझ आई होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप लोग को थ्योरी पढ़ना है, कुछ थ्योरीज छोड़े हैं मैंने, वो सब आप लोग उठा के पढ़ेंगे। सबका प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे कि डायमैग्नेट का क्या प्रॉपर्टी है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का क्या प्रॉपर्टी है, फेरोमैग्नेट का क्या प्रॉपर्टी है। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ था जो नहीं समझ आता तो वो समझा दिया है मैंने। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।